हमारी क्लास 10th का सिविक्स का थर्ड चैप्टर, दैट इज जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। ठीक है, जेंडर मतलब स्त्री पुरुष है ना, और रिलीजन मतलब इंडिया में तो देखो धर्म हो गया है ना, और कास्ट, कास्ट मतलब धर्म के अंदर ही फिर जैसे जिसका धर्म है, जैसे हिंदू है तो हिंदू में फिर जातियां, ऊंची जाति नीची जाति, तो इन सभी के जनरली डिस्क्रिमिनेशन या यूनिटी पर हम इस चैप्टर में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेटा। जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन, कहता है, अब ये ओवरव्यू है इस चैप्टर का। जैसे आप फर्स्ट पेज देखोगे ना, आपकी बुक में ओवरव्यू लिखा होगा, तो ये ओवरव्यू है। कहता है ये चैप्टर में आप 3 इंपॉर्टेंट सोशल डिवीजन देखोगे। डिवीजन मतलब बंटवारा, और सोशल मतलब सोसाइटी में जो हो रहा है ना। एक तो आप जेंडर के आधार पर देखते हो, जहां पर आदमी औरत के बीच में भेदभाव होता है। दूसरा धर्म, रिलीजन के आधार पर, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। कास्ट, कास्ट मतलब रोल ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स, ये तो हम आगे देखेंगे। पर कास्ट बेस्ड मतलब कि कास्ट अलग अलग जाति के बीच में भेदभाव। ठीक है ना। हर सोसाइटी में लोग अलग अलग आइडेंटिटी के तो पाए जाते हैं, जहां आपको जेंडर, रिलीजन और कास्ट सब ना आया जाएगा, जहां पर कुछ ना कुछ डाइवर्सिटी आती है, और कभी कभी इन्हीं डाइवर्सिटी से फिर कंफ्लिक्ट आ जाता है। देखो एक देश में डाइवर्सिटी होती है, डाइवर्सिटी हर देश में, इंडिया में तो भर भर के है। डाइवर्सिटी मतलब विविधताएं, सबका पहनने का कप अलग हो सकता है, तरीका, खाने का तरीका अलग, रहने सहने सब चीज, सबके नाम अलग अलग टाइप के, वो सब चीज हो सकती है। ठीक है ना। और यही चीज जब कंफ्लिक्ट पैदा कर दे आपके बीच में, डिफरेंसेस पैदा कर दें, थोड़ी बहस पैदा कर दें, तो वही चीज में हम बात कर रहे हैं। हमारा मकसद क्या रहेगा इस चैप्टर पढ़ने का? हमारा मकसद रहेगा कि हम इन तीनों डिवीजन को समझ सकें, कैसे किया गया है, और हम इनके बीच में रिलेशनशिप देख सकें कि इनका रिलेशन कैसे पॉलिटिक्स में रहता है। क्योंकि एट लास्ट तो हम पॉलिटिक्स के बारे में ज्यादातर पढ़ रहे हैं, हमारा चैप्टर ही डेमोक्रेसी इस चीज पर है। तो और हम फिर ये समझ सकें कि इन तीनों चीजों को, जो तीनों चीजें, इनको कैसे हम बैलेंस कर सके हैं, ताकि हमारा जो प्रिंसिपल है इक्वालिटी का और डेमोक्रेसी का हमारे देश में, वो कानून व्यवस्था सब चीज बनी रहे। ठीक है ना। तो सबसे पहला हमारा बेटा इस चैप्टर का जो टॉपिक है, दैट इज स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया। कहता है इवन टुडे, आज के टाइम पे भी, हम इम्प्रूवमेंट को अगर छोड़ दें, हमें पता है कि आज के टाइम पे औरतों ने बहुत इम्प्रूवमेंट करी है, जब जब उन्हें मौका मिला है तो इम्प्रूवमेंट हुई है, लेकिन वुमेन ने, औरतों ने इनइक्वालिटी भी फेस करी है, आज के टाइम पे भी करती हैं। जैसे लिटरेसी गैप अभी भी है, फीमेल का लिटरेसी गैप मेल से कम है, अभी भी आदमी ज्यादातर पढ़े लिखे हैं और औरतें पढ़ी लिखी कम है, साक्षरता दर। अनइक्वल पे होता है, कहीं कहीं सेम काम होता है जहां पर वुमेन्स को कम पैसा दिया जाता है। लो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, आपको पता है अभी भी लेजिस्लेचर या फिर जो देश की राजनीति है, जहाँ पे कानून बन रहा है, पार्लियामेंट कुछ भी है, जहाँ पॉलिटिक्स है, वहां पर औरतों का रोल अभी भी बहुत कम है, जबकि इसमें बराबर होना चाहिए। अगर आदमी औरत बराबर है तो मेजरली हर जगह 51-49 चीजें रहनी चाहिए, एक कम एक ज्यादा चल जाएगा, लेकिन 60-40 या 70-30 नहीं होना चाहिए। डोमेस्टिक वायलेंस एंड हरासमेंट, सोशल सेफ्टी कंसर्न, अब नहीं पता था कि भले ही आज की भी अगर हम बात करें तो इम्प्रूवमेंट तो हुई है, आदमी औरत आगे आए हैं, औरतों को भी पार्टिसिपेशन धीरे धीरे बढ़ा है, लेकिन फिर भी आज के टाइम पे वुमेन जो है ना कहीं भेदभाव महसूस करती है। जैसे एक तो लिटरेसी गैप, लिटरेसी गैप क्या होता है कि फीमेल जो पढ़ी लिखी है ना, उनका रेट अभी भी कम है मेल से। मेल का अभी भी 100 में से 91-92 है, तो फीमेल का 73 के आसपास है। अनइक्वल पे, औरतों को कम पैसा दिया जाता है आदमी से, सेम काम कर रहे हैं फिर भी। लो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, जो हमारे देश का लेजिस्लेचर है या लोकतंत्र है या हमारे देश की पॉलिटिक्स है, उसमें महिलाओं का रोल कम है। सेक्स रेशियोज के इश्यूज हैं, मतलब मेल और फीमेल, जैसे मान लो ऐसा होना चाहिए कि मेल अगर 20 है तो फीमेल भी 20 हो, या हल्का फुल्का ऊपर नीचे हो, ठीक है। फ्यूअर फीमेल्स देन मेल्स इन द पॉपुलेशन, मतलब फीमेल्स कम है, मेल्स ज्यादा है हमारी आबादी में। फिर अगला डोमेस्टिक वायलेशन एंड हरासमेंट भी है, सोशल सेफ्टी कंसर्न। अब वुमेन्स का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें, तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, तो इस पे अगर हम बात करें बेटा, तो वुमेन का जो शेयर है ना पॉलिटिकल पोजीशन है, बहुत ही ज्यादा कम है पॉलिटिक्स में। लोकसभा में 15% से भी कम मेंबर्स जो है ना वो औरतें हैं। 100% लोग हैं तो 15% से भी कम औरतें हैं। स्टेट असेंबली की बात करोगे बेटा, राज्य जो स्टेट असेंबली जैसे एमएलए बनते हैं, उसकी जो विधानसभा होती है उसमें 5% से कम महिलाएं हैं।
ठीक है ना। लोकल गवर्नमेंट, लेकिन मैं अगर आपसे वही बात करूं तो आज तक कितनी ही लेडीसें सीएम बनी होंगी, समझ रहे हो, वो आप कहोगे बहुत कम। दिल्ली में तो वैसे खैर ज्यादा है, शीला दीक्षित इनसे पहले थी, उससे पहले भी एक लेडी थी, बीजेपी की थी शायद, पता नहीं। पर अगर आप ओवरऑल में आपसे इंडिया की बात करूं तो आज तक सिर्फ एक ही लेडी प्रधानमंत्री बनी है देश की, इंदिरा गांधी। और उससे पहले रजिया सुल्तान, जो इस देश में दिल्ली सल्तनत में राज करते थे, तो वरना कोई फीमेल का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जबकि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, होना चाहिए भाई बराबर से, आदमी औरत को बराबर। लोकल गवर्नमेंट, पंचायती राज में आपको याद है अपन ने जो 73वां और 74वां कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट पढ़ा था वुमेन का, याद है कि 1/3 सीट रिजर्व होनी चाहिए महिलाओं के लिए। अगर आपको याद हो, हमने अभी सिविक्स के पिछले चैप्टर में ये बात पढ़ी थी, अगर आपको याद हो। वुमेन्स की जो मूवमेंट डिमांड है रिजर्वेशन, वो कम से कम 1/3 सीट पार्लियामेंट स्टेट असेंबली में चाहिए रहती है। ये कुछ सिनेरियो है, क्या पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, उसके बारे में जस्ट मैंने थोड़ी सी बात करी है। बेटा अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, आप जब बुक में देखोगे ना तो ऐसा लिखा हुआ होगा पब्लिक प्राइवेट डिवीजन, ऐसा कोई लिखा हुआ होगा, सब बुक का ही है, ठीक है ना। आ जाओ मतलब समझते हैं पब्लिक प्राइवेट डिवीजन क्या है। मतलब क्या है, सोसाइटी टीचेज बॉयज एंड गर्ल फ्रॉम चाइल्डहुड दैट, क्या सिखाया जाता है बचपन से ही आदमी और औरत को। वुमेन्स का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हाउसवर्क एंड रेजिंग चिल्ड्रन, मतलब घर का काम संभालो, बच्चे पैदा करो। सीधी भाषा में बोलो तो आदमियों का काम क्या है, बाहर जाके काम करो, पैसा कमाओ, है ना। सेक्सुअल डिवीजन अगर हम लेबर की बात करें तो ये जो बिलीफ है सेक्सुअल डिवीजन, लेबर काम करना, डिवीजन सेक्स के आधार पर, मेल फीमेल के आधार पर, तो कह रहा है ये जो बिलीफ है ये एक सेक्सुअल डिवीजन लाता है। कैसी फैमिलीज में, जैसे मान लो वुमेन्स जो होती है ना वो घर के अंदर काम करेगी, जैसे खाना बनाएगी, साफ सफाई करेगी, कपड़े धोएगी, है ना, और सिलाई कर लेगी अच्छे से, और बच्चों की परवाह करेगी। आदमी बाहर जाएगा, जॉब करेगा, नौकरी करेगा, बिजनेस करेगा, फार्मिंग करेगा, शॉपिंग करेगा ना, पब्लिक डीलिंग्स, मतलब घर का ये सारा काम ये बंदा करेगा। ये जो डिवीजन है ये नेचुरल नहीं है, मैन कैन डू हाउस वर्क। ये डिवीजन ऐसा थोड़ा ना कि प्राकृतिक है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं एक आदमी हूँ तो इसका मतलब ये है क्या कि मैं कपड़े या बर्तन नहीं धो सकता, हो सकता है। या आप फीमेल हो तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप बाहर जाकर कमा नहीं सकती हो, दैट इज डिफिकल्ट। देखो हो क्या रहा है दैट इज अलग थिंग, हम बात कर रहे हैं कि क्या ये नेचुरल है क्या कि यही होगा, नहीं, एनीथिंग कैन हैपन। तो ये नेचुरल नहीं है। इंसान भी घर का, आदमी भी घर का काम कर सकता है, लेकिन वो बिलीव करते हैं कि ये तो सिर्फ औरत का ही काम है। अगला, जेंडर बायस इन वर्क। तो देखो एक है क्या चीज कि नेचुरल बना रखा कि ये बना रखा कि नेचर है, यही चलता आया, यही चलता चलेगा, ऐसा नहीं है ना। जेंडर बायस होता है वर्क में, मतलब इंटरेस्टिंगली जब भी हम सेम हाउस होल्ड वर्क देखते हैं, जॉब्स पेड होती है, मेन ऑफन डू देम एज अ प्रोफेशन। आप बाहर जाओ, घर में लेडी से खाना बना रही है, बाहर अगर मेल खाना बनाएगा तो आप देखो किसी दुकान में काम कर रहा होगा, उसको नहीं बोलेंगे और चूड़ियां पहन ले, उसको नहीं बोलेंगे, बोलेगा भाई मैं अपने घर का काम कर रहा हूँ, घर चला रहा हूँ मैं। अच्छा आजकल तो फैसिलिटीज इतनी अच्छी हो गई है, जैसे मान लो कोई फीमेल को अच्छा लगे, घर में प्रॉब्लम हो तो क्या हो ना, आजकल ब्लिंकिट, जोमेटो इतना बढ़िया ग्रो हो गए हैं कि आप उसमें अपने आप को रजिस्टर्ड करा के कर सकते हो वो चीज़ भी। फॉर एग्जाम्पल आप अपना घर में बढ़िया खाना बना रहे हो, सब चीज़ है, आप फॉर एग्जाम्पल रोज 4-5 आइटम बनाना चाहते हो, रोज 4-5 आइटम बना के बेचना चाहते हो, अपने आप को रजिस्टर्ड कर लो। पहले नहीं था ये, अब अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हो आप, और रजिस्टर करके अब अपने आप को, आप डिलीवरी वाला आएगा उसको ऑर्डर दो, ये ऑर्डर है। और बेटा जेंडर बायस इन वर्क, मतलब जेंडर बायस क्या बना रखा है कि जो हाउस होल्ड है ना, अगर वही काम को, जैसे मान लो बहुत सारे टेलर्स या होटल के कुक्स हैं वो आदमी है ना। सिमिलरली वुमेन जो होती है ना, वो अपने जब घर से बाहर काम करती है, ये भी सेम चीज हो जाती है। अब उन्हीं चीज के लिए उन्हें पेड काम मिलता है। अगर आपकी मम्मी आपके घर में आपको खाना बना के दे रही है तो पैसा नहीं है, मेहनत तो है, लेकिन उतना ही काम अगर वो किसी और घर को खाना बना के दे तो पैसा कमा सकते हैं, ये अर्निंग हो गई। तो आप क्या होगा, भैया ये तो अर्निंग है तो पैसा कमा, खुद के लिए कपड़े सिल लो, खुद बच्चों के लिए कपड़े बनाओ, ये सब अलग चीज हो गई। लेकिन अगर बाहर तो अर्निंग है। तो गांव के अंदर जो वुमेन जो पानी लाद कर ला रही है ना, ढोल रही है और लकड़ियां इकट्ठी कर रही हैं, खेतों में काम कर रही हैं, है ना। शहरों में जो गरीब औरतें हैं वो डोमेस्टिक हेल्पर्स काम कर रही हैं मिडिल क्लास घर में, या मिडिल क्लास वुमेन जो है ना वो ऑफिस या स्कूल या अस्पतालों में काम कर रही है ना। ये सभी चीज चलती आ रही है। तो ये सारा डिवीजन है वर्क का, तो उसके लिए पैसा मिल रहा है, लेकिन घरों में करो तो उसके लिए कोई पैसा नहीं। जैसे अगर एक औरत की हम बात करें, देखो मेहनत तो वहीं पे भी है ना, बच्चा पालना भी है, पोसना भी है, बच्चे को बड़ा भी करना है ना, उस बच्चे को, और उस खाना बना के देना। एक फैमिली में 10-10, 12-12 लोग, अगर 8-8, 6-6 लोग भी हैं, उनके लिए बेटा कपड़े भी धोना है, बर्तन भी मांजना है, आप एक काम वाली रख लो।
एक काम वाली आपका सिर्फ बर्तन मांज के जाएगी, एक टाइम का मान लो फॉर एग्जांपल, या एक टाइम का कपड़ा भी धो, कपड़ा तो चलो छोड़ो, बर्तन भी मांज जाएगी, झाड़ू पोछा भी कर जाएगी ना, आराम से 2,500 से 3,000 मांग लेगी। और ऐसे छोटे मोटे कमरों की बता रहा हूं मैं। अब वहीं पे एज अ फीमेल अगर हम देखें हमारी मम्मियों को, जो पूरे घर का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाले, अगर हम कोई ऐसा इंसान सर्विस के लिए लेकर आए तो आराम से 10 से 12 हजार तो कहीं नहीं जाए कमाई के, है ना, खाना भी बनाना, सब चीज करना, तो ये अर्निंग ही तो है। आदमियों को इस चीज की रिस्पेक्ट या समझ में आनी चाहिए कि अगर यही लेडी, हम आगे जाके मैं भी अगर घर का कुछ काम संभाल लूं और वो उसका काम मैं आधा कर दूं, वो भी आधा काम मैं भी आधा काम, और उसको मैं बाहर जाके कमाने के लिए बोल दूं, अगर मेरे घर में जरूरत पड़ रही है तो बढ़िया है ना, इनकम सोर्स बढ़ रहा है। डबल बर्डन ऑन वुमेन। अब वुमेन देखो ना, औरतें दोनों काम कर रही हैं, कभी कभी तो ऐसा भी होता है कुछ औरतें दो दो काम करती हैं, जैसे पेड वर्क और अनपेड वर्क, है ना। पेड वर्क जो घर के बाहर जाके पैसा कमा रही है, अनपेड वर्क डोमेस्टिक वर्क इनसाइड द होम। प्रॉब्लम क्या है, जैसे हम देख रहे हैं औरत दो दो जगह काम कर रही है, घर में भी बाहर में कर ले तो क्या दिक्कत है, बोलता है देयर डोमेस्टिक वर्क तो काउंट नहीं हो रहा ना इकोनॉमी में, काम तो इतना कर रही है, मेहनत तो इतना कर रही है, लेकिन भाई कहीं बाहर जाके काम करे तो ये अपना जीडीपी में कैलकुलेट होने को हो सकता है, लेकिन इसका तो कोई रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा। काम करना ये कोई काम होता है, ये काम नहीं मानते लोग, जबकि है, हार्डवर्क है, अंडरस्टैंड करे तो करें। और ऐसा होता है बेटा, बहुत से लोग समझते हैं हम इंसानों को, है ना, तो होता है। एक्स्ट्रा अंडरस्टैंडिंग क्या है कि पब्लिक प्राइवेट डिवीजन जो है ना, वो एक सोशल आइडिया है, जो हमने जो पब्लिक प्राइवेट डिवीजन बना रखा है ना, कि बाहर जाके, ये मतलब जैसे प्राइवेट डिवीजन की ये काम जो घर में करे, जिसे पैसा नहीं आ रहा है, घर का काम है, बाहर जाके कमारी पैसा आ रहा है, तो ये पब्लिक डिवीजन ऐसा समझ लो। या फिर जो भी है, ये बेटा एक सोसाइटी का आइडिया है, ये कोई नेचर का रूल नहीं है। बहुत सारे घर ऐसे भी होते हैं जहां आदमी काम नहीं कर रहा होता, उसको नहीं मिल पा रहा होता काम, औरतें चला रही होती हैं घर, ठीक है ना। मेजर कारण क्या है ना, जेंडर इनइक्वालिटी। सबसे बड़ा कारण सिर्फ यही है कि जेंडर इनइक्वालिटी है। वुमेन्स का जो वर्क है होम पे, वो इनविजिबल, ना के बराबर दिखाई देता है इकोनॉमिक रिकॉर्ड्स में, और मैन का जो बाहर का काम है वो वैल्यू भी किया जाता है, उसको पेड भी रखा जाता है, बट वुमेन्स अनपेड लेबर इज इग्नोर्ड। जो वुमेन जो है ना, जिसको लेबर काम तो कर रही है वो, लेकिन वो अनपेड है, अनपेड उसके अलावा उनको पैसा नहीं मिल रहा, और उसको क्या किया जाता है, इग्नोर किया जाता है, ध्यान नहीं दिया जाता। तो वुमेन का जो रोल है पब्लिक लाइफ में, या फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या है, जैसा आपने सुना होगा फेमिनिज्म, फेमिनिज्म क्या होता है समझते हैं। देखो, डिवीजन ऑफ लेबर जो आपने कर रखी है, आदमी और औरत का काम को बांट रखा है, और औरत के काम को रिस्पेक्ट नहीं दे रखी, आदमी के काम को रिस्पेक्ट दे रखी है, इसका प्रभाव क्या है बेटा। कहता है वुमेन मेक अप हाफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। आधी पॉपुलेशन वुमेन की है अगर हम बात करें पृथ्वी पे, लेकिन उनका जो पब्लिक रोल है अभी भी समाज में, वो अभी तक, खास करके अगर हम पॉलिटिक्स में बात करें तो कहता है वो लगभग ना के बराबर है, बहुत कम है हमारी सोसाइटी में। शुरुआत पहले के टाइम में आदमी ही पब्लिक अफेयर्स में, पब्लिक अफेयर वो वाले अफेयर नहीं हो रहे, पब्लिक अफेयर मतलब आसपास चल क्या रहा है इनमें ध्यान देते थे, आदमी ही वोट कर सकते थे, इलेक्शन भी आदमी ही लड़ सकते थे। वुमेन्स को इन सब चीजों में डिसीजन लेने पोजीशन में हटा दिया जाता था, कहते ये क्या डिसीजन लेगी, ऐसा घर में काम है, रोटी वोटी बनाना, कभी बाहर गई नहीं है, क्या कर पाएगी, इसको हटाओ। समझ रहे हो, जेंडर का जो राइज हुआ है, और ये जो इशू है जेंडर का इशू, ये पॉलिटिक्स में कैसे लाया गया। अब तो हमने देखा ना कि जो जेंडर इशू है, क्या कि आदमी औरत का जो इशू है, ये वाला इशू पॉलिटिक्स में कैसा लाएगा। बोलता है औरतों ने ना अपनी आवाज उठानी शुरू करी बराबर अधिकार के लिए। बहुत सारे देशों में वुमेन्स को वुमेन्स ने ऑर्गेनाइज करे और प्रोटेस्ट करे अपनी डिमांड्स के, कि हमारे को भी बराबर ट्रीट करो। वो जैसे फ्रांस में आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में कि वुमेन्स को तो सोचो 1950 तक 45 तक वोटिंग राइट्स नहीं मिले थे, तब जाके मिले, जबकि फ्रांसीसी क्रांति तो 1789 से शुरू कर दी थी। वोटिंग राइट्स बेटा, जो राइट टू वोट होता है, जिसे हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, हिंदी में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जिसे कहा जाता है, उसके लिए औरतों ने डिमांड करी। उन्होंने कहा हमें भी पॉलिटिक्स में घुसाओ, हमारे को भी एक लीगल स्टेटस दो, समझ रहे हो, हमारी एजुकेशन और हमारे को करियर अपॉर्चुनिटीज दो साइड बाय साइड। फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या कहलाता है, फेमिनिस्ट या फेमिनिज्म, पता है वैसे फेमिनिज्म नारी शक्ति, नारीवाद, समझ रहे हो। सोशल मूवमेंट एम एट अचीविंग इक्वालिटी ऑफ फॉर वुमेन इन एरियाज, ऑल एरियाज ऑफ लाइफ। मतलब फेमिनिज्म क्या है, एक महिला मंडल है या महिला समाज है जहां औरतों को बराबर ट्रीट किया जाने के लिए बात की जा रही है, जहां औरतों को आगे बढ़ने के लिए बात की जा रही है, दिस इज कॉल्ड फेमिनिज्म। जहां कहीं भी औरतों को प्रमोट करने की बात हो, फेमिनिज्म। बट समटाइम्स इट इज अबाउट फेक फेमिनिज्म। आपने ये वर्ड ज्यादा सुना होगा, फेमिनिज्म से ज्यादा सुना होगा फेक फेमिनिज्म, झूठा नारी शक्ति, एक नारी शक्ति जो अपने पावर्स का गलत फायदा उठाए। तो फेमिनिस्ट मूवमेंट समझ में आ गया, नारी शक्ति आगे बढ़ाना, नारी को आगे बढ़ावा देना। मकसद क्या है,
बराबर अधिकार देना पर्सनल लाइफ में, जैसे शादी में, फैमिली के डिसीजन में, प्रॉपर्टी के अधिकार में, है ना, हुआ ना प्रॉपर्टी अधिकार में बेटा बराबर अधिकार मिलने लग गया औरतों को भी। इक्वल राइट इन पब्लिक लाइफ, जॉब, पॉलिटिक्स, एजुकेशन, यहाँ पर भी ये दोनों चीज करी गई फेमिनिस्ट मूवमेंट के अंदर। और इससे प्रभाव क्या पड़ा, बहुत सारे प्रोफेशंस औरतों के लिए आए जिनको अनसूटेबल माना गया शुरू में उनके लिए, लेकिन अब वो वहां पे काम कर रही है एज अ साइंटिस्ट, एज अ डॉक्टर, एज एन इंजीनियर, लॉयर, मैनेजर, प्रोफेसर, इस तरीके के तौर पर काम कर रही हैं आज के टाइम पे, जो पहले नहीं था उनके लिए रास्ते खुले गए। ठीक है ना। एग्जाम्पल हाई फीमेल पार्टिसिपेशन का अगर हम बात करें तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज लाइक स्वीडन एंड नॉर्वे एंड फिनलैंड, यहाँ पर अच्छा खासा पार्टिसिपेशन है महिलाओं का पॉलिटिक्स और पब्लिक लाइफ में, दोनों में। बहुत सारी वुमेन्स हैं पार्लियामेंट में, मिनिस्ट्रीज में, जो टॉप लेवल की जॉब भी लेके बैठ चुके हैं। तो यहाँ पे देखो अच्छा खासा वुमेन को सपोर्ट दे रखा है। इंडिया में क्या सिचुएशन है भैया, आजादी से वुमेन का जो पोजीशन है वो इम्प्रूव तो हुआ है, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जहां पर औरतें पीछे हैं, जैसे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में, पब्लिक लाइफ में। इंडियन सोसाइटी जो है ना वो अभी भी लार्जली मेल डोमिनेटेड ही है, ठीक है ना, जिसे हम कहते हैं पत्रियार्चल, ठीक है ना। मैन होल्ड्स मोर पावर एंड, ये देखो पत्रियार्चल सोसाइटी कहता है एक ऐसी सोसाइटी जहां पर मैन जो होता है ना वो ज्यादातर संसाधन, डिसीजन और पोजीशन कंट्रोल करता है, तो वो एक ऐसी सोसाइटी कहलाती है पत्रियार्चल सोसाइटी। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन अराउंड जेंडर इश्यूज हैज हेल्प्ड द वुमेन एंटर इन पब्लिक लाइफ, बट फुल इक्वालिटी स्टिल फार फ्रॉम रियलिटी। बोलता है देखो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन या जो औरतों का एक जेंडर इश्यूज है उसमें थोड़ा बहुत तो पॉलिटिकली ध्यान दिया है कि औरतों को भी बराबर रखें, लेकिन फिर भी अभी रियलिटी में ना बहुत फुल इक्वालिटी अभी भी बहुत दूर है, समझ रहे हो बेटा। डिसएडवांटेज या डिस्क्रिमिनेशन या ऑपरेशन जो भारतीय महिलाएं फेस कर रही हैं, नुकसान या भेदभाव या उनको रोका जा रहा है, क्या फेस कर रही हैं। एक तो एजुकेशन गैप के ऊपर बात करते हैं। फीमेल का लिटरेसी रेट 54% है, मेल का लिटरेसी रेट 76% है, यानी कि 100 में से 54 महिलाएं पढ़ी लिखी हैं और आदमी 76 है, अभी भी ज्यादा है। हायर एजुकेशन गैप है ना, देखो दोनों के बीच में कितने का गैप है। इसका मतलब कम ही लड़कियां कॉलेज या यूनिवर्सिटी जा पाती हैं अगर आदमियों से कंपेयर करें, यानी कि उन्हें स्कूल तक तो भेजा जा रहा है पर कॉलेज में नहीं। कारण क्या है ड्रॉप आउट का, तो पेरेंट्स जो होते हैं ना वो प्रायोरिटीज देते हैं आदमी और लड़कों की एजुकेशन को ज्यादातर लड़कियों से, तो फाइनेंशियल रिसोर्स ज्यादातर खर्च किया जाता है लड़कों के ऊपर। नोट क्या है, जब आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए तो लड़कियां भी उतना ही बराबर परफॉर्म करती हैं स्कूल के एग्जाम्स में जितना लड़के करते हैं, है ना। तो पहला अपन ने पढ़ा किस चीज में गैप है, एजुकेशन में गैप है, ये एक नुकसान है। दूसरा इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, समाज में इनइक्वालिटी कैसे, वुमेन्स जो है ना हाई पेइंग जॉब्स में बहुत कम है और वर्कलोड उनका ऑन एन एवरेज, एक इंडियन वुमेन जो होती है ना वो 1 घंटा ज्यादा काम करती है आदमी से। अगर आदमी 8 घंटे काम कर रहा है तो ऑन एन एवरेज औरत मान लो 9 घंटे काम कर रही है। ज्यादातर जो पार्ट है ना उसके काम का वो अनपेड है, ज्यादातर जो वो काम कर रही है ना उसका तो पैसा ही नहीं मिल रहा उसको, जैसे हाउस होल्ड का काम हो गया, है ना, और केयर गिविंग हो गई, बच्चों की देख रेख करना। बाकी ये जो अनपेड वर्क है इसको काउंट ही नहीं करा जाता इकोनॉमी में, इसलिए हमारी ये जो महिलाओं का पार्टिसिपेशन है ये अंडर वैल्यूड रह जाता है। अगला अनइक्वल पे, देखो एक कानून लाया गया था इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी होता है, रेम्यूनरेशन 1976 में लाया था। ये लॉ क्या कह रहा है कि इक्वल दिहाड़ी या काम पैसा मिलेगा, हर तरीके के आदमी सेम टाइप के जो वर्क करेंगे ना, अगर मेल और फीमेल दोनों सेम टाइप का वर्क करें तो बराबर पैसा मिलेगा। रियलिटी क्या हुआ, तो ऑलमोस्ट एवरी फील्ड में, स्पोर्ट्स, सिनेमा, फैक्ट्रीज, खेतों में महिलाओं को कम पैसा मिला ही है इसके बाद, ठीक है ना। सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन या डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो, आप देखा अबॉर्शन आप सुनते होंगे, कुछ सम यूज इलीगल मेथड, कुछ इलीगल मेथड करते हैं जहां अनबॉर्न चाइल्ड को ना अबॉर्ट करा लेते हैं ना, ताकि जो ना जैसे मान लो कोई ऐसा बच्चा जो अभी जस्ट पेट के अंदर बनना शुरू हो रहा होता तो उसको अबॉर्ट कर, बच्चों को ना पहले से ही पैदा नहीं होने दिया जाता, उसको पेट में ही मार दिया जाता है ना। बाकी डिक्लाइन कर देते हैं, चाइल्ड सेक्स रेशियो इससे बढ़ता गया, देखो गर्ल्स पर 1000 बॉयज जो है ना वो 919 होता गया, मतलब 1000 लड़के हैं और उनके लड़कियां इतनी हैं। दिस रेशियो इज मच लोअर इन कुछ राज्यों में तो बेटा ये रेशियो बहुत ज्यादा कम है, इससे भी ज्यादा कम है, ठीक है ना। बाकी डोमेस्टिक वायलेंस एक बहुत बड़ा रीजन है, इवन इनसाइड देयर ओन होम्स मेनी वुमेन, बहुत सारी औरतें बीट की जाती, अभी तो मारना है ना, हरासमेंट करना है ना, डोरी मांगना है ना कि भैया दहेज दे तेरे बाप ने कुछ नहीं दिया, ये कर वो कर ऐसे कर ना, ये सारी चीज। तो
अदर फॉर्म्स ऑफ ऑपरेशंस एंड अब्यूज, बहुत सारे तरीके के ऑपरेशंस, लड़कियों को रोकना और अब्यूज करना, बहुत सारा। ये आपको क्या दिखाता है इसके बाद, दिस शोज द जेंडर इनइक्वालिटी एग्जिस्ट नॉट ओनली इन पब्लिक लाइफ बट घर के अंदर भी चल रहा है। जैसे ये वाला पार्ट ना, एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है, ये जो इश्यूज है ना एक दूसरे से रिलेटेड है। कैसे? कम एजुकेशन, कम जॉब, कम इनकम, ज्यादा आदमी पे डिपेंड होना और हाइयर वल्नरेबिलिटी टू वायलेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन। वही चीज तो बोल रहा हूँ, मान लो एक लड़की है, एजुकेशन नहीं दी, नौकरी उसको नहीं मिलेगी, कमाएगी भी नहीं, ज्यादातर आदमी पे डिपेंड करेगी, आदमी पे ज्यादा डिपेंड करेगी तो फिर आदमी डोमिनेट करेगा कि तो कुछ है ही नहीं। जेंडर इक्वालिटी रिक्वायर्स द चेंज इन माइंडसेट। जेंडर इक्वालिटी जब ही आएगी जब आदमी और औरत दोनों के माइंडसेट में चेंज आए, ठीक है ना। स्ट्रिक्ट लॉ लाओ, किसी के साथ गलत ना हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी रखो एजुकेशन और जॉब में, है ना, ये सब चीज होनी चाहिए। बाकी बेटा ये चाइल्ड सेक्स रेशियो है 2011 के अकॉर्डिंग, 0 से 6 साल में कितने लड़के हैं कितनी लड़कियां हैं। तो देखो जहां पर ये रेशियो बना रखा है, मान लो ये मेरे ख्याल से 1000 का ही केस होगा शायद, है ना, ये 1000 वाला ही होगा। तो जिनमें लड़कियां इतने से ज्यादा है 950 से ज्यादा, जिनमें 926 से 950 है, जहां 901 से 925 लड़के हैं 100 लड़कों के हिसाब से, और जहां पर 876 से 900 लड़के हैं, और जहां 875 से भी कम है। तो जरा देखो पीले वाले में, ये पीले वाले में बेटा आपको देखो पंजाब और हरियाणा नजर आ रहे हैं, है ना, है कि नहीं, ये वाला कलर है। इंडिया से बाहर छोड़ो, अभी तो इंडिया ही देखते हैं। और ये थोड़ा डार्क ऑरेंज आपको मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यानी कि यहाँ लड़कियां फिर भी 901 से 925 में। हरे वाले ऐसे राज्य हैं जहां मान लो ठीक ठाक लड़कियों को डिस्क्रिमिनेशन कम है, लड़कियां भी ज्यादा है, 926 से 950। ये देखो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, उड़ीसा, झारखंड, बिहार। और बेटा 951 से अबव जहां पर मान लो अच्छा खासा वुमेन का पार्टिसिपेट। बाकी ये एक आपकी बुक का ही है, देखो मैंने आपको दिखाया, डेली टाइम यूज है आपका, है ना। देखो आ जाओ देखते हैं। जैसे मान लो इनकम जनरेटिंग वर्क, आदमी 6 घंटा करता है इनकम का पैसा कमाने वाला काम, और औरतें 2 घंटा 40 मिनट करती है, ये एवरेज है बेटा, है ना। और हाउस होल्ड से घर का मतलब मान लो आदमी कभी घर का झाड़ू पोछा या पोछा बर्तन वर्तन तो वो 30 मिनट है सिर्फ, और लेडीजों का वहीं पे देखो 5 घंटा दे रखा है कि नहीं। बातें करना या गप्पे मारना, चुगलियां करना आदमियों का ज्यादा है, औरतों का कम है। देखो 1 घंटा 20 मिनट, आदमी का 5 मिनट ज्यादा है। नो वर्क या खाली रहना, तो निठल्ले बैठना देखो बेटा आदमियों का 3:40 और औरतों का 3:50। या स्लीप, सेल्फ केयर करना, या सेल्फ केयर में औरतों का मेकअप आ जाता है बेटा, ध्यान रखना है। सोना या फिर पढ़ाई करना औरतों आदमियों का ज्यादा है बेटा, देखो 12 घंटे, वुमेन का 11-10, ठीक है ना बेटा। ये सर्वे जो है ना ये 1998 से 99 का, बहुत पुराना सर्वे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं ना। नेक्स्ट टॉपिक अपना कि सेक्स रेशो में डिक्लाइन आ रहा है और जो वायलेंस बढ़ रहा है ना महिलाओं के अगेंस्ट, वो तो क्या है, सबसे बड़ा आपको पता है प्रेफरेंस हो रही है सन, लड़कों को ज्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है। बहुत सारे इंडिया के ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पे और आदमियों को, बच्चों को ज्यादा प्रेफर दिया जाता है। क्या है भैया, एक तो अपना नाम आगे चलाएंगे वो, है ना, सपोर्ट करेंगे, जब वो बूढ़े होंगे तो लड़का ही उन्हें सपोर्ट करेगा, लड़की तो उनके लिए बोझ है क्योंकि उसके लिए दहेज देना पड़ेगा और शादी का खर्चा करना पड़ेगा, है ना। दूसरा सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन, कुछ पेरेंट तो इलीगल ट्रीट्स या मेडिकल टेस्ट करा लेते थे ताकि बच्चे का पता लग जाए लड़का है लड़की, और लड़की होती थी तो उसको मार दिया जाता था ना। इफ द फोएटस इज फीमेल, अगर बच्चा जो पैदा हो रहा है बन रहा है वो फीमेल है तो उसको वो पैदा होने से पहले ही अबॉर्ट करा लेते थे, और इस प्रैक्टिस को फीमेल फोएटिसाइड कहा जाता है। या फिर डिक्लाइन कर रहे थे चाइल्ड का सेक्स रेशियोज, जैसे चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है ना इंडिया में वो 1000 लड़कों के हिसाब से 0 से 6 साल की उम्र में 919 हो गया लड़कियों का, ठीक है ना। कुछ कुछ राज्यों में तो हमने 850 या 800 से भी कम था, जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरसली लो है, बहुत ज़्यादा कम है। वायलेंस और हरासमेंट भी होती है, इसके अलावा जो औरतें हैं उन्हें हरासमेंट या एक्सप्लॉयटेशन या वायलेंस भी महसूस करना पड़ता है। वायलेंस कैसा, मारना, गाली देना, है ना, डॉरी का हरासमेंट करना, दहेज मांगना घर के अंदर। सेक्सुअल हरासमेंट मतलब जहां मान लो फॉर एग्जांपल कोई लड़कियां हैं बाजार में या फिर गलियों में हैं या कहीं काम वाम कर रही हैं तो लड़कियों को गंदी नज़र से देखना, है ना, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी गंदी नज़र से चीज़ें देखना, ठीक है ना। बाकी एक्सप्लॉयटेशन क्या, जैसे जॉब्स में या वेजेस में, अपॉर्चुनिटीज़ में उनके साथ गलत करना। गलत मतलब ऐसा नहीं कोई गलत, गलत मतलब उनको ज़्यादा काम करवा के या उन सेम काम करके उन्हें पैसा कम देना बेटा। शहरी इलाकों में बहुत ज़्यादा ये जो अनसेफ है वुमेन, क्यों, रूरल इलाकों में तो फिर भी क्या है ना कि ये इतने ज़्यादा क्राइम्स नहीं हो पाते,
क्योंकि गांव में ज़्यादा रात का टाइम या फिर नॉर्मली ना चीज़ें ज़्यादा नहीं है, पर शहरों में क्या होता है कि ज़्यादातर क्राइम रेट्स हैं, है ना, बाहर अनसेफ है आप। चलो एक्स्ट्रा पॉइंट पे आते हैं, लो सेक्स रेशो मतलब मेल फीमेल का जो रेशो है, कितने आदमी कितनी औरत, वो कम है। इस ये एक वार्निंग का साइन है, क्यों? क्योंकि एक जेंडर बायसनेस दिखा रहा है और भेदभाव दिखा रहा है। कंट्रीज जहां पर ऐसे इम्बैलेंसेज हो वहां बहुत सीरियस सोशल प्रॉब्लम है। फ्यूचर में तो भैया क्राइम भी बढ़ सकते हैं वुमेन्स के खिलाफ, है ना, ट्रैफिकिंग या फिर फोर्सफुली मैरिज बढ़ सकती है ना, ये सारी चीजें एक देश के लिए सही नहीं है। ठीक है, बाकी बेटा यहाँ देखते हैं हम ये क्या है। आप देखो नॉर्डिक कंट्रीज, ठीक है ना, अमेरिका, यूरोप और सहारन अफ्रीका, एशिया और अरब के स्टेट या पैसिफिक या इंडिया की अलग से फिर बात की गई है यहाँ पे। वर्ल्ड का एवरेज अगर हम देखें तो वुमेन जो है ना नेशनल पार्लियामेंट में कितनी है, नेशनल पार्लियामेंट में, तो देखो एवरेज इतनी है कि इतनी होनी चाहिए। तो नॉर्डिक कंट्रीज याद है, स्वीडन वाला वो सारी कंट्री, वहां पर तो वुमेन का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा है। लेकिन ऑन एन एवरेज अमेरिका में भी देखो जितना एवरेज होना चाहिए उससे ज्यादा है, यूरोप में भी लगभग उतना ही है, चलो सहारा अफ्रीकन में भी लगभग उतना ही है, लेकिन एशिया में कम है ना। और अरेबियन स्टेट्स, यहाँ जो जनरली थोड़े मुस्लिम कंट्रीज है, यहाँ भी अच्छा खासा कम है, ठीक है ना। अरब के स्टेट्स या फिर पैसिफिक एरियाज जो है वहाँ भी कम है, और इंडिया में तो बेटा सबसे बुरा हाल है, देखो बहुत ही ज़्यादा कम है पार्टिसिपेशन, ठीक है ना। चलो अच्छा, वुमेन का पॉलिटिकल अगर हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो कैसा है, जो महिलाएं अपना पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन रखती हैं वो कैसा है। कहता है वाई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मैटर्स, ये जो पॉलिटिकल मतलब महिलाएं जो हैं वो पॉलिटिकल या पॉलिटिक्स में क्यों घुसे, वो क्यों मैटर करता है, ये सवाल है पहला। कहता है हमें पता है कि जो वुमेन्स के इश्यूज हैं जैसे कि सेफ्टी, एजुकेशन, बराबर पैसा देना उन्हें, हेल्थ, ये सब हम जानते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें जो एक अच्छी खासी अटेंशन नहीं मिलती जब भी कोई पॉलिसी मेकिंग होती है, या जो भी नारी शक्ति है या वुमेन की जो मूवमेंट है वो विश्वास रखती है ना, जो भी सारी चीजें वो ये क्या बिलीव करती है कि जब तक हमें पॉलिटिक्स में पावर नहीं मिलेगी तो हमारी प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं किया जाएगा या हम आगे से बढ़कर नहीं नजर आएंगे। सबसे बड़ा रोल है बेटा, देखो आप किसी भी चीज में अपने देश पे डोमिनेंस चाहते हो तो आप पॉलिटिक्स में सबसे बढ़िया अपना कर सकते हो। आप अपने हक के लिए लड़ना चाहते हो तो आप पॉलिटिक्स में घुसो ज्यादा से ज्यादा, बिकॉज आप अपने लिए वहां पे ज्यादा से ज्यादा चीजें कर पाओगे। समझ रहे हो, जब वुमेन अच्छी पोस्ट पे नहीं होंगी, अच्छी जगह पर नहीं होंगी, तो अपने अधिकार के लिए, हक के लिए कैसे लड़ेंगी, वही सारी बातें की गई, समझ रहे हो। सॉल्यूशन क्या है, वुमेन का इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव यानी कि सरकार में ज्यादा से ज्यादा नंबर बढ़ाओ ताकि ये सारी जो समस्याएं हैं इन पे ज्यादा से ज्यादा काम किया जा सके। और वुमेन को इंडियन लेजिस्लेचर में अगर हम बात करें जहाँ पे कानून बनते हैं तो बोलता है वुमेन का रिप्रेजेंटेशन बहुत ही ज्यादा कम है। लोकसभा में बेटा 14.36% हुआ था सबसे पहले 2019 में, इससे पहले तो इतना परसेंट भी नहीं हुआ था, यानी कि 100% में से 14% महिलाएं कब हुई थी, 2019 में। और स्टेट असेंबली में तो बेटा 5% से भी कम है। अगर आप दूसरे देश से कंपेयर करोगे तो इंडिया जो है ना पूरे वर्ल्ड वाइड सबसे नीचे आता है, मतलब बॉटम नीचे ग्रुप में आता है। ऐसा नहीं कि इंडिया सबसे नीचे, बहुत सारे हैं नीचे, बहुत सारी अफ्रीकन या अमेरिकन कंट्रीज का भी अच्छा खासा परसेंटेज है, सोचो, है ना। कैबिनेट जहां पर वुमेन जो है ना सीएम या पीएम भी बने ना, तो ज्यादातर मिनिस्टर जो कैबिनेट है वहां पर आदमी होते हैं। फिर रिजर्वेशन इसका एक बहुत बड़ा सुधार है, रिजर्वेशन ला दो। अब भाई आप चाहते हो वुमेन आगे बढ़े, वुमेन नहीं बढ़ रही तो आप रिजर्वेशन ला दो कि सरकार बनेगी नहीं जब तक इतनी वुमेन ना हो। और आप देखो कितना बढ़िया कानून है, आ जाओ, अभी आया था वन प्रपोज्ड सॉल्यूशन, एक लीगल रिक्वायरमेंट ला दो कि इतना प्रोपोर्शन तो औरतों का होना ही चाहिए। पंचायती में जैसे ऑलरेडी है 1/3 सीट, आपको पता है ना। और रिजल्ट क्या आया, लगभग 10 लाख वुमेन जो है ना रूरल एरियाज में। लेटेस्ट बिल जो है ना नारी शक्ति वंदन अधिनियम, बेटा बहुत ध्यान इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने से कहीं क्वेश्चन ना हो। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, वुमेन का रिप्रेजेंटेशन एक्ट 2023 में, इसमें लगभग 33% सीट जो है ना वो महिलाएं के लिए फिक्स्ड हो गई है। कहाँ कहाँ, लोकसभा में, राज्यसभा में, दिल्ली असेंबली में, यानी कि अब 33% सीट तो कंफर्म है महिलाओं की, कम से कम 1/3 महिला तो नजर आएंगी अब आपको। पर्पज इसका क्या है, वुमेन का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बढ़ा। एक्स्ट्रा अंडरस्टैंडिंग पॉइंट अगर हम देखें क्या है, पॉजिटिव इंपैक्ट क्या पड़ता है रिजर्वेशन का, ज्यादा से ज्यादा वुमेन होगी डिसीजन में तो एक अच्छे लेवल, मोर वुमेन्स इन डिसीजन मेकिंग पोजीशन एट, है ना, वही इंक्रीज इन द अटेंशन टू इश्यूज लाइक वाटर सप्लाई, एजुकेशन, हेल्थ, सेफ्टी, इन सब चीजों पर बात होगी। और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जो है ना वो फ्यूचर जनरेशन बढ़ाएगा वुमेन्स की। बाकी ऑनगोइंग डिमांड क्या है, रिजर्वेशन में 1/3 सीट जो है ना पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली में, वही है ना कि जो अब तो ये तो बिल पास हो चुका है बेटा, देखो इसीलिए मैं थोड़ा और डीपली ले आया था। 1/3 सीट एक तो लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, लोकसभा में हुआ है, ये राज्यसभा में नहीं, ठीक है ना। और आपके देश के जो विधानसभा होती है ना, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, वहां पर। बाकी बिल जो था ना प्रपोजल का वो पेंडिंग रहा था बहुत सारे दशक तक पार्लियामेंट में, लेकिन अब तो जनरली हो गया। हिस्टोरिक स्टेप क्या है 2023 में कि ये पास हो गया बिल, ठीक है ना। क्या, नारी शक्ति वंदन अधिनियम,
प्रोविजन क्या है इसमें, 33% सीट्स लोकसभा, स्टेट असेंबली और दिल्ली लेजिस्लेटिव। मकसद क्या है कि वुमेन का भी पार्टिसिपेशन बढ़े डिसीजन लेने में, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये चीज मैटर क्यों कर रही है, ये चीज जो आप कर रहे हो औरतों को एक सीट दे रहे हो, क्यों भाई क्यों कर रहे हो ये? ऐसा इसलिए क्योंकि जो जेंडर डिवीजन है वो एक तरीके का सोसाइटी वाला डिवीजन है, जो मेल फीमेल का फर्क है वो समाज ने बनाया है, ऐसे कोई एक्चुअल में फर्क नहीं है, ठीक है ना। जब सोशल डिवीजन रेज्ड होते हैं पॉलिटिकली में, डेमोक्रेटिकली, तो जो डिसएडवांटेज ग्रुप है वो फायदा उठाते हैं, ठीक है ना, जो भी डिसएडवांटेज ग्रुप है वो फायदा उठा सकते हैं। तो वुमेन का जो रिजर्वेशन है उससे क्या क्या होगा, उससे अवेयरनेस आएगी औरतों के पास, और मतलब उन्हें लगेगा कि देखो हमारे पास अधिकार, हम ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, और ज्यादा अटेंशन दिया जाएगा वुमेन्स महिलाओं के इश्यूज में, और ज्यादा फीमेल लीडर्स भी पॉलिटिक्स में आ सकेंगी, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन क्वेश्चन, क्या वुमेन जो अचीव कर रही है ये जो फायदा, ये अनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं है जो नेवर रेज्ड एज अ पॉलिटिकल इशू, जो वुमेन ने जो ये फायदा उठाया है, अगर अनइक्वल ट्रीटमेंट कभी आता ही नहीं एज अ पॉलिटिकल इश्यूज में, तो क्या ये अचीव कर पाती महिलाएं, जो आज आप एक तिहाई सीट दे रहे हो, क्या ये महिलाओं के साथ ये जो पॉलिटिकल जो आप इशू देख रहे हो, ये अगर मान लो कभी रेज्ड हुआ होता, अगर वुमेन जो है अचीव कर लेती, अगर ये कभी इश्यूज नहीं बनते, तो अगर उनको शुरू से चलते आ रहे हो या कभी इस पर सवाल ही नहीं उठता, तो क्या ये महिलाएं चीज करती? तो कहता है प्रोबेबली नॉट। क्यों? क्योंकि पॉलिटिक्स आपको प्रोवाइड करता है एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे डिमांड जो है ना वो कानून में बनती है, पॉलिसीज में बनती है, बिना पॉलिटिकल प्रेशर के ये जो अधिकार हैं ये इग्नोर किए जा सकते हैं। तो इसीलिए वही है कि जो वुमेन्स को हैं ये अधिकार कभी मिलते नहीं अगर अनइक्वल ट्रीटमेंट उसके साथ कभी भी पॉलिटिकल इशू नहीं बनता। तो जो अनइक्वल ट्रीटमेंट है इसको अगर कभी भी आप पॉलिटिकल इशू नहीं बनाते तो ये आपके लिए कभी भी डिमांड नहीं बन पाता, और डिमांड बनेगी तभी तो कानून बनेगा। आप किस चीज की देश में डिमांड करोगे तभी तो वो कानून बनेगा, समझ रहे हो, बहुत ज्यादा जरूरी होगा। तो ये केस आपको क्या दिखाता है कि जो सोशल डिवीजन है वो हमेशा हार्मफुल नहीं होता। हाँ, थोड़ा बहुत हार्मफुल हो सकता है, देखो कभी कभी सोसाइटी जो डिवीजन देख रहे हो आप वो हार्मफुल होता है। अगर आप डेमोक्रेटिकली देखोगे तो इससे तो एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है ना, आप देख रहे हो कि हाँ ये मेल फीमेल सोसाइटी में अलग अलग है, तो सोशल डिवीजन जो है ना वो सोसाइटी में डिवीजन कर रखा है, तो हम इसी का ही क्या करें, फायदा उठाएं। इसी के लिए जिनकी आबादी कम है, जो कम है, उनको ज्यादा रिप्रेजेंटेशन दें। तो रिप्रेजेंटेशन जो होता है ना डिसएडवांटेज ग्रुप का पॉलिटिक्स में, वो उनको मदद करता है कि वो ज्यादा इंक्लूसिव और फेयर बन सके। जैसे सेम SC ST के लिए रिजर्वेशन हो रहा है, वैसे ही इस तरीके से वुमेन का भी चल रहा है। बेटा इसके आगे चलते हैं, रिलीजन। अब देखो अब जनरली हम मेल फीमेल खत्म कर चुके हैं, अब हम चलेंगे धर्म के आधार पर, कम्युनलिज्म के आधार पर और पॉलिटिक्स के आधार पर। कहता है एक बहुत ही डिफिकल्ट टाइप का सोशल डिवीजन जो है ना वो धार्मिक डिफरेंस भी है, धर्म के आधार पर भी भेदभाव होता है। ये जो है ना ये कॉमन नहीं है जितना जेंडर डिफरेंस है, लेकिन फिर भी रिलीजियस डाइवर्सिटी बहुत इलाकों में पाया जाता है, इंडिया में भी, हर देशों में पाया जाता है, और इंडिया में भी ये जनरली चीजें पाई जाती हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है इस चीज में, मतलब कहने का मतलब है जितना मेल फीमेल का डिफरेंस है उतना नहीं है रिलीजन का डिफरेंस ज्यादातर, लेकिन फिर भी ये हर जगहों पर पाया जाता है। बहुत सारे देश हैं जहाँ अलग अलग रिलीजन होते हैं, इवन कंट्रीज ऐसी हैं जो एक सेम रिलीजन फॉलो करती हैं, और वो जो होती है ना दे कैन स्टिल बी डिफरेंसेस अबाउट हाउ दे प्रैक्टिस दैट रिलीजन। हाँ, ये भी एक खतरनाक चीज है, मतलब कुछ कुछ तो ऐसे होते हैं जहाँ सेम ही धर्म होते हैं, लेकिन सेम धर्म में भी पता है क्यों लड़ रहे होते हैं कि तेरा तरीका गलत है धर्म बनाने का, मेरा तरीका गलत नहीं है। जैसे एक नॉर्दर्न आयरलैंड का केस है, वहां पे ये प्रॉब्लम है, सेम रिलीजन के हैं सारे, बट फिर भी अलग अलग प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, डिफरेंसेस आते हैं। जेंडर डिफरेंस की तरह नहीं है ये, रिलीजियस डिफरेंस जो होता है ना वो भी पॉलिटिक्स में आता है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू अंडरस्टैंड दैट गांधी जी का क्या व्यू था, ठीक है जा। तो गांधी जी बिलीव करते थे कि जो रिलीजन और पॉलिटिक्स है ना वो अलग नहीं रखना चाहिए, रिलीजन धर्म और पॉलिटिक्स को अलग नहीं करना चाहिए, सेम रखना चाहिए, एक साथ रखना चाहिए। लेकिन जब उन्होंने धर्म कहा तो उनका मतलब ये नहीं था कि वो स्पेसिफिकली हिंदुइज्म या इस्लाम की बात कर रहे हैं, वो एक मॉरल वैल्यूज बात कर रहे हैं जहां पर हर रिलीजन की बात हो रही है। उनके अकॉर्डिंग जो पॉलिटिक्स है ना उसको गाइड करना चाहिए एथिक्स के द्वारा, ठीक है ना, मॉरल प्रिंसिपल्स के द्वारा, तो धर्म से आता है, ठीक है ना। तो उनका मकसद क्या था कि धर्म और पॉलिटिक्स जो है ना वो अलग नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से आप धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करते या पॉलिटिक्स में आप सबको इक्वालिटी देते हो, तो वैसे ही धर्म भी रहना चाहिए। और धर्म का मतलब उनका ये नहीं था कि किसी एक धर्म की वो बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स व्यू इन इंडिया, बहुत सारे ह्यूमन राइट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन है जो हैव सेट द गवर्नमेंट, जिन्होंने गवर्नमेंट को कहा है कि एक स्पेशल तरीका लो जहां से आप कम्युनल राइट रोक सकते हो। राइट मतलब दंगे, कम्युनल मतलब जातिगत है ना, कम्युनिटी के हिसाब से, सामाजिक हिसाब से।
ये दे ऑल्सो डिमांड, उन्होंने और भी डिमांड करी क्या कि प्रोटेक्शन करो उन लोगों की जो धार्मिक माइनॉरिटीज में है, मतलब जिनके धर्म के हिसाब से कम संख्या है। जैसे इंडिया में माइनॉरिटी, रिलीजियस माइनॉरिटी में जैसे सिख आ गए, क्रिश्चियन आ गए, मुस्लिम भी आ गए, ठीक है ना, क्योंकि हिंदू मेजोरिटी में है इंडिया में, ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट जो इसी के साथ अब हम पढ़ रहे हैं 2 पॉइंट के बाद, तीसरा पॉइंट की जो वुमेन का मूवमेंट है ना, वो भी आर्ग्यू करता था कि फैमिली लॉ लाओ जहां पर जितने भी रिलीजन है वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं ना वुमेन के अलावा, उसके अगेंस्ट भी एक कानून लाओ। तो वुमेन की जो मूवमेंट है उसमें ये भी कहा गया था कि एक ऐसा फैमिली लॉ लाओ जहां पर जो रिलीजन डिस्क्रिमिनेट करते हैं ना वुमेन के अलावा, जितने भी अपन ने ऊपर एग्जाम्पल पढ़े जाति धर्म के, ये कनेक्शन दिखा रहे हैं धर्म और पॉलिटिक्स का, लेकिन ये दोनों अपीयर नहीं होते हैं हार्मफुल या डेंजरस। कैसे? इनफैक्ट जो कुछ आइडियाज हैं या आइडियल्स हैं ना, या वैल्यूज हैं अलग अलग रिलीजन से, वो उनका भी कुछ ना कुछ रोल है पॉलिटिक्स में। हर बंदा अपने धर्म को रिप्रेजेंट करता है कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में। लोग जो है ना उनको अलाउ करा जाना चाहिए कि वो अपनी ज़रूरतें, अपने इंटरेस्ट, कहाँ मेरा दिमाग लग रहा है, क्या मेरी डिमांड्स हैं पॉलिटिक्स के अंदर, वो एक रिलीजियस कम्युनिटी के पर्पज से एज अ पर्सन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी कास्ट से आता हूँ, मेरे को लग रहा है कि इसके साथ कुछ होना चाहिए इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, तो आई कैन लाइक डिमांड ऑफ इट, मैं क्या एक डिमांड शो कर सकता हूँ कि जी ऐसा होना चाहिए। सिमिलरली जो पॉलिटिकल पावर में है वो कभी कभी रेगुलेट या गाइड करते हैं प्रैक्टिसेस ऑफ रिलीजन। तो वही देखो, कभी कभी कोई पॉलिटिकल पावर में है कोई बंदा, तो वो कभी कभी रोकता है या गाइड करता है धर्म की प्रैक्टिसेस, लेकिन वो डिस्क्रिमिनेशन और ऑपरेशन नहीं कर सकता। जैसे मान लो मैं कोई पॉलिटिक्स में हूँ, तो मैं किसी धर्म को, मान लो जैसे छठ पूजा हो गई, कुछ टाइम तक कोरोना वायरस या पोल्यूशन वाला सीन कोरोना वायरस तक चल रहा था, तो क्या बोला, घर में मनाओ छठ पूजा, घर में टब वब ले आओ, स्विमिंग पूल ले आओ, बना के उसमें ही कर लो, है ना। लेकिन आपको पता है कि जो ये है ये रेगुलेट करा सरकार ने, लेकिन क्या ये डिस्क्रिमिनेशन है, क्या ये ऑपरेशन है? नहीं, रोक नहीं रही सरकार, रेगुलेट कर रही है किसी धार्मिक एक्टिविटीज से, किसी धर्म को। जैसे दिवाली पे बम पटाखे नहीं फोड़ने दे रही, पॉल्यूशन फैल रहा है। तो हम क्या समझ रहे हैं कि पॉलिटिकल पावर जो है ना वो कभी कभी रोकती भी है और गाइड भी करती है रिलीजन, धर्म की प्रैक्टिसेस को, लेकिन वो उसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन और ऑपरेशन नहीं कर सकती, वो नहीं रोक सकती। इसीलिए कुछ पॉलिटिकल एक्शंस जो होते हैं ना वो एक्सेप्टेबल हैं जब उन्हें ट्रीट किया जाए हर धर्म को बराबर और फेवरेटिज्म ना दिखाएं। तो वही पॉलिटिकल एक्शंस तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन पॉलिटिकल एक्शंस कब एक्सेप्टेबल है, जब आप सिर्फ धर्म के आधार पर लोगों को बराबर ट्रीट करते हो या फेवरेटिज्म ना दिखाते हो। मतलब मैं कोई पॉलिटिकल एक्शंस ले रहा हूँ, पर्टिकुलर धर्म के लिए ले रहा हूँ, लेकिन वो उस धर्म को आगे ला रहा है, तो बढ़िया है। मैं कोई पॉलिटिकल एक्शंस ले रहा हूँ, लेकिन वो एक धर्म को नीचे जाते हुए दिखा रहा है, या एक धर्म को जबरदस्ती बिन मतलब आगे दिखा रहा है, ऑलरेडी सही है, तो बेटा ये क्या है, फेवरेटिज्म हो गया है। कम्युनलिज्म क्या होता है? जहां से प्रॉब्लम शुरुआत होती है, कम्युनिटी, समाज, कह रहा है प्रॉब्लम स्टार्ट होती है जब रिलीजन को ना ट्रीट करा जाता है मेन बेसिस ऑफ अ नेशन। मतलब एक जो देश है ना आपका, उसका मेन आधार ही धर्म को मान लिया जाए। एग्जांपल जैसे नॉर्दर्न आयरलैंड, उसको हम ऑलरेडी पहले देख चुके हैं, ये देख चुके हैं कि किस तरीके का वहां पे नेशनलिज्म जो है ना वो वर्स्ट बन चुका था। रिलीजन इज एक्सप्रेस्ड exclusive and partisan terms. One religion is set against another, एक रिलीजन को दूसरे के अगेंस्ट भेज देना, इसी को कम्युनलिज्म कहते हैं, ठीक है ना। सामाजिक तौर पर कम्युनिटी को, एक कम्युनिटी को बढ़ावा देना, दूसरी को हटाना, या बिलीव रखना कि एक ही धर्म ऊपर है, या डिमांड रखना एक रिलीजियस ग्रुप की दूसरे के अगेंस्ट रखने की, या स्टेट पावर, जो सरकार की पावर है, वो एक धर्म को दूसरे धर्म से डोमिनेट कर दे, तो यही कम्युनलिज्म होता है। तो कम्युनलिज्म एक प्रॉब्लम है जो धर्म के आधार पर की जाती है, किसी एक धर्म को सपोर्ट किया जाता है, ठीक है ना। पक्षपाती मतलब किसी एक पर्टिकुलर चीज पे डोमिनेंस रखना या किसी एक पक्ष पे बात करना, उसे पक्षपाती कहते हैं, ठीक है ना, पार्टीजन। द वे ऑफ यूजिंग रिलीजन इन पॉलिटिक्स इज कॉल्ड कम्युनल पॉलिटिक्स। मतलब जब भी हम किसी धर्म को इस्तेमाल करें पॉलिटिक्स के अंदर, तो वो समझ लो वो कम्युनल पॉलिटिक्स है, वो धर्म के हिसाब से देश सरकार चल रही है। अच्छा, बेसिस क्या है कम्युनल पॉलिटिक्स के? तो बोलता है कम्युनल पॉलिटिक्स जो है ना वो बेस्ड होती है ऑन दैट आइडिया दैट हाउ रिलीजन इज द मेन बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी, है ना। मतलब कम्युनल पॉलिटिक्स क्या है?
वो एक आइडिया बनाती है कि कैसे एक धर्म जो है ना वो मेन बेसिस है सोशल कम्युनिटी का। ये जो सोशल कम्युनिटी समाज है इसका एक ही धर्म क्या मेन आइडिया है, वही उसी चीज पर फोकस किया जाता है। मतलब किसी एक धर्म को ही ट्रीट रख करके आगे बढ़ाया जाए, उसके बेसिस पर सरकार चली जाए, वो बात करी गई है। जो फॉलोवर्स होते हैं एक पर्टिकुलर रिलीजन के, वो एक सिंगल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और उनका जो फंडामेंटल इंटरेस्ट होता है वो सेम होता है। कोई भी जो डिफरेंस आएगा रिलीजन में वो अनइम्पोर्टेंट है। मतलब कहीं भी कोई भेदभाव आ रहा है रिलीजन में तो वो अनइम्पोर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो लोग हैं अलग अलग रिलीजन के वो बिलोंग नहीं कर सकते सेम सोशल कम्युनिटी में। अगर वो कोई चीज भी सेम शेयर कर रहे हैं तो ये सुपरफिशियल अनइम्पोर्टेंट चीजें हैं और जो उनका इंटरेस्ट है वो क्लैश करता है फिर, ठीक है ना। यानी कि सिंपल सी चीजें ध्यान समझना, क्या क्या अज्यूम करा जाता है कम्युनल पॉलिटिक्स के अंदर। जो फॉलोवर हैं एक पर्टिकुलर रिलीजन के वो एक सिंगल कम्युनिटी बनाते हैं, एक कम्युनिटी बनाते हैं जो सारे सेम रिलीजन के हैं या सेम पर्टिकुलर रिलीजन के हैं। उनके जो फंडामेंटल इंटरेस्ट हैं वो सब सेम होंगे। जैसे मान लो मैं हूं, तुम हो और भी 2 3 4 जने हैं, हम सब के सब क्या कर रहे हैं, एक एक पर्टिकुलर रिलीजन फॉलो कर रहे हैं, तो हम एक सिंगल कम्युनिटी बन जाएंगे, ठीक है। हमारा जो इंटरेस्ट होगा सबका वो सेम होगा। अगर कोई डिफरेंस भी आया इन रिलीजन के अंदर, या फिर मान लो ये भी एक अलग अलग रिलीजन के हैं थोड़े बहुत, फॉर एग्जांपल जैसे हिंदू में अलग अलग नहीं हो गए, अलग अलग चीजें हो गई कास्ट बेसिस पे ऐसा, तो अगर मान लो हमारे अंदर कोई डिफरेंस भी आए तो वो अनइम्पोर्टेंट है, कोई ज्यादा उस पर बात नहीं होगी। जो अलग अलग रिलीजन के हैं ना वो सेम कम्युनिटी में, सेम सोशल कम्युनिटी में बिलोंग नहीं कर सकते। जैसे मान लो कोई अलग अलग धर्म के लोग हैं तो ये सेम कम्युनिटी में बिलोंग नहीं कर सकते, है ना। अगर मान लो कोई सेम चीज उनके अंदर कोई कॉमन भी आ रही है, कोई वो ऐसी चीज शेयर कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा कॉमन है, तो वो भी सुपरफिशियल और अनइम्पोर्टेंट है, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाएगा। या उनके जो इंटरेस्ट हैं वो बाउंड करेंगे क्लैश के तौर पर, ठीक है ना, ये चीज। इसके बाद अगर हम आगे चलें, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म, ये बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम फॉर्म है कम्युनलिज्म का, जो कहता है पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन कैन नॉट लिव एज इक्वल सिटीजन इन वन नेशन। इधर एक डोमिनेट करेगा या फिर वो देश ही अलग हो जाएगा। जैसे आजादी के टाइम पे, पार्टीशन के टाइम पे हिंदू मुस्लिम अलग हुए थे। और कम्युनलिज्म का पॉलिटिक्स में क्या क्या टाइप होता है, फॉर्म होता है, अगर हम उस पर बात करें तो कहता है कम्युनलिज्म कैन अपीयर इन मेनी फॉर्म्स इन पॉलिटिकल लाइफ। मतलब जो आप कम्युनलिज्म देख रहे हो ना, किसी एक धर्म को प्रमोट करना दूसरे पर, वो आप अपनी रोजाना जिंदगी में, मतलब या फिर अपनी पॉलिटिकल लाइफ में बहुत सारे तरीकों से देख सकते हैं। एक तो जैसे रोजाना जिंदगी में देखना, क्या सबसे कॉमन तरीका है कम्युनलिज्म का कि ऑर्डिनरी आपकी सोच और विचार कैसे हैं, ठीक है ना। आप रिलीजियस प्रीजुडिस हो के नहीं हो। जैसे मान लो कोई मुस्लिम है या कोई हिंदू है और मेरे को वो धर्म का पसंद नहीं है, तो एक ऑलरेडी अवधारणा नहीं बना के रखते, प्रीजुडिस, पहले से ही मन में धारणा बना ले तो ऐसा ही होगा। तो एक तो वो रोजाना जिंदगी में एक सबसे बड़ा ये नुकसान बनता है। दूसरा स्टीरियोटाइप, जैसे क्वेस्ट फॉर पॉलिटिकल डोमिनेंस, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि कैसे कैसे हम कम्युनलिज्म पॉलिटिक्स के अंदर देखते हैं। तो एक है क्वेस्ट पॉलिटिकल डोमिनेंस का, कहता है कम्युनल थिंकिंग जो है ना वो लीड करती है लोगों के लिए कि वो सीख करें पॉलिटिकल पावर फॉर देयर रिलीजन, है ना, कि मैं पॉलिटिकल पावर लाऊं सिर्फ अपने धर्म के लिए और अपने धर्म को आगे बढ़ाऊं। तो कम्युनल थिंकिंग ये लीड कर सकती है लोगों के मन में। फॉर द मेजोरिटी कम्युनिटी, जो ज्यादातर मेजोरिटी कम्युनिटी होती है उनकी डिजायर होती है डोमिनेंस करना दूसरे को, ठीक है ना। फॉर माइनॉरिटी कम्युनिटी, माइनॉरिटी कम्युनिटी क्या चाहते हैं कि हम वो डिजायर रखते हैं कि हमारे एक अलग पॉलिटिकल यूनिट हो जहाँ से हम प्रोटेक्ट हो सके हमारे इंटरेस्ट, जिसका सबसे मेन एक ये चीज सोच आप कह सकते हो कि ये पार्टीशन के टाइम पर रही होगी, क्या कि हम लोग तो कम है, मुस्लिम जो मेजोरिटी में नहीं है, तो उन्होंने सोचा कि कल को जब देश बनेगा तो ऐसा ना हो कि हम लोग हमेशा नीचे ही रहें, तो क्यों ना हम एक काम करें, पार्टीशन ले लें, अपना देश अलग ही करा लें, ठीक है ना। और उसके अलावा भी बहुत, देखो 10 तरीके की सोच होती है, और एक मेजर ये भी हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद अगला पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजियस लाइन, मतलब पॉलिटिकल को कैसे मोबिलाइज करना, मूव कराना, या क्या सिचुएशन टाइम टू टाइम एडजस्ट करना रिलीजियस लाइंस पे अगर हम बात करें। मतलब ये एक फ्रिक्वेंट फॉर्म है कम्युनलिज्म का पॉलिटिक्स के अंदर। मतलब इसके अंदर क्या क्या आता है, यूजिंग सैक्रेड सिंबल्स एंड रिलीजियस लीडर्स, जो एक ऐसे सैक्रेड सिंबल्स या रिलीजियस लीडर्स यूज करते हैं जो धर्म के नाम पे चीजों को फैलाया। अगर मान लो कोई ऐसा बंदा जो एक पर्टिकुलर धर्म फॉलो कर रहा हो और उसको फिर पॉलिटिक्स में लिया हो, तो आप समझ रहे हो कि क्या वोट बैंक को अपने साथ लेके आ रहा है। इसके अंदर देखो, या तो क्या सैक्रेड सिंबल का यूज करना, या इमोशनल अपील करना, और कभी कभी लोगों के मन में डर जगाना।
कभी कभी लोग इमोशनल फील अपील करते हैं, जैसे मान लो मैं एक पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करता हूँ, मुझे पता है कि कैसे मैं करता हूँ, मैं रोने लग जाऊंगा या इमोशनली बोलूंगा कि अपने लिए कब लड़ोगे ये वो, तो सामने वाला बंदा मेरे को फील करेगा, बिकॉज वो मेरे धर्म का बंदा है, उसको लगेगा ये हमारे लिए तो कभी गलत सोचेगा नहीं, तो वो आगे बढ़ाएगा। और कभी कभी डर लोगों के मन में, या डर पैदा करना, या पर्टिकुलरली एक डर दिखाना कि देखो हमारे साथ ऐसा ऐसा हो सकता है, तो वैसा फायदा उठाना, ठीक है ना। फॉलोवर्स को लाना, एक रिलीजन मिलके पॉलिटिकल एक्टिविटीज में फॉलो करना, फिर सब लोगों को इकट्ठा करना, तो ये क्या हुआ, मोबिलाइज कराना। मोबिलाइज मतलब एडजस्ट कराना, रिलीजियस लाइंस में लाना कि देखो रिलीजियस पर्पज से कैसे हम पॉलिटिक्स में चीजों को सिचुएशन बना रहे हैं पूरी, समझ रहे हो। कम्युनल वायलेंस, ठीक है ना। अगला है, अच्छा देखो इन इलेक्शन ये जो अपीलिंग है या इंटरेस्ट ऑफ इमोशन है, ये समझ रहे हो ना आप अच्छा खासा कितना फायदा होता होगा एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप पे, समझ रहे हो। बाकी अगला कम्युनल वायलेंस की बात करें तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम फॉर्म का अगर आप कम्युनलिज्म देखोगे, तो अगर बहुत ही एक्सट्रीम कम्युनलिज्म हो गया बहुत ज्यादा लेवल का, तो उससे दंगे भी हो सकते हैं, मसैकर भी हो सकता है। मसैकर समझ, हत्याकांड, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हत्याकांड हुआ। एग्जाम्पल इंडिया एंड पाकिस्तान जब पार्टीशन हुआ 1947 में, तो कुछ वर्स्ट कम्युनल वायलेंस हुए थे उस टाइम पे। जब पोस्ट इंडिपेंडेंस हुई थी आजादी के बाद, तो इंडिया का जो एक लार्ज स्केल का कम्युनल राइट है वो लोगों के पीरियड में, मतलब अलग अलग पर्टिकुलर टाइम में चला था, बहुत ज्यादा कम्युनल बेसिस पे, धर्म के आधार पर, समझ रहे हो। इसके बाद अगर हम बात करें सेक्युलर स्टेट, वाई सेक्युलरिज्म इन इंडिया, क्या पहली चीज तो आप ये देखो पढ़ चुके हो ऑलरेडी छोटी क्लासों में कि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, धर्म हर बंदा अपना धर्म मना सकता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एक देश में। यानी कि इंडिया जैसे बहुत, पाकिस्तान की बात करोगे, अरब देशों की बात करोगे, तो वो इस्लाम कंट्री है, यानी कि वहां से इस्लाम धर्म मनाया जाता है, वो उसी धर्म को बनाते हैं कि हम इस्लाम कंट्री है। वैसे इंडिया जो है ना वो कौन सी कंट्री है, वो हिंदू कंट्री नहीं है, बस ये ध्यान रखना, इंडिया इज नॉट अ हिंदुइज्म कंट्री, इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। जब भी आप कभी भी वर्ड बोलो तो ये मत बोलना इंडिया इज अ हिंदुइज्म कंट्री, नहीं, हिंदू यहाँ पे मेजोरिटी में जरूर मिलेंगे, मगर अगर इस देश में हिंदू को बढ़ावा दिया या हिंदुइज्म कंट्री फैला, एक भी वो इंडिया में आपको नहीं पाई जाएगी, और मुस्लिम कंट्री बतेरी पाई जाएगी आपको, ठीक है ना। अरब मुस्लिम कंट्री, क्रिश्चियनिटी कंट्री, जहां पर एक पर्टिकुलर धर्म को फॉलो किया जाएगा और प्रमोट किया जाएगा, करो, नहीं करोगे तो वो उस देश की पॉलिसी है कि क्या वो ऐसा करवाना चाह रहे हैं नहीं करवाना चाह रहे, वो एक अलग बात है। लेकिन इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट, तो देखो इंडिया में सेक्युलरिज्म है, मतलब धर्म, हर धर्म की रिस्पेक्ट है, इंडिया इज अ सेक्युलर। जब भी कभी किसी भी धर्म को डिसरिस्पेक्ट करने की बात आए तो छोड़ देना, बोल देना इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, बस, इंडिया एक सेक्युलर देश है भाई, हर धर्म की रिस्पेक्ट है, हर धर्म को आपको बराबर करना है, कोई भी सरकार किसी भी धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं कर सकती। कम्युनलिज्म हैज बीन एंड कंटिन्यू टू बी, देखो कम्युनलिज्म आज तक चलता आ रहा है और ये आगे भी चलता रहेगा। एक मेजर चैलेंज जो है ना भारत की डेमोक्रेसी में, इंडिया में, वो यही है, क्या, कम्युनलिज्म। क्यों, देखो आपको पता है इंडियन मेजोरिटी में तो है, हिंदुइज्म मेजोरिटी में तो है, और कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम भेदभाव या किसी और पर्टिकुलर धर्म का भेदभाव तो चलता ही रहेगा, ये डाइवर्सिटी तो हर देश में रहती है। लेकिन मेजर चैलेंजेस हमारे देश में आते रहेंगे, लेकिन डिपेंड करता है कि आपने कानून बना रखे हैं, आपने सेफ्टी दे रखी है, भले लोग मान रहे हैं नहीं मान रहे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, जो नहीं मानेंगे उस पर मोस्ट टू मोस्ट एक्शंस होंगे, है ना। तो जो मेकर थे ना भारतीय संविधान के, जैसे जो मेकर है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो अवेयर थे ऑफ दिस चैलेंज, ठीक है ना। जो मेकर्स थे ना उन्हें पता था कि ये चीज होएगी भारत में आगे जाके, तो इसीलिए उन्होंने एक सेक्युलर मॉडल पहले से ही चुना कि जब हम देश बना रहे तो हम इस देश को सेक्युलर बना देते हैं इंडियन स्टेट के लिए। और सेक्युलर जो है ना वो रिफ्लेक्टेड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में, हमारे भारतीय संविधान में लिखा हुआ है कि इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना। की फीचर क्या है सेक्युलरिज्म में, क्या होता है बेटा, कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, कोई एक धर्म नहीं है, ठीक है ना। मतलब इंडिया डज नॉट गिव एनी रिलीजन अ स्पेशल स्टेटस, किसी एक धर्म को स्पेशल स्टेटस नहीं दिया। एग्जांपल जैसे श्रीलंका में आपको याद होगा बुद्धिज्म बना दिया था ना, याद है, इस्लाम पाकिस्तान में, क्रिश्चियनिटी इंग्लैंड के अंदर। तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो हर रिलीजन को बराबर ट्रीट करता है, इसीलिए इसे सेक्युलर स्टेट बनाया। आपके मन में एक सवाल होना चाहिए कि एज अ हिंदू या एज अ मुस्लिम आप ये सोच सकते हो कि जब इतने सारे हिंदू मेजोरिटी में थे तो इन्होंने अपने धर्म को, अपने इसको हिंदुइज्म कंट्री क्यों नहीं बनाई, हिंदुओं का देश क्यों नहीं बनाया, ठीक है ना, तो ऐसा क्यों नहीं बनाया। या फिर हिंदू के मन में कोई सवाल नहीं आया कि देखो इतनी सारी मुस्लिम कंट्री, इतनी सारी क्रिश्चियनिटी कंट्री, एक इंडियन कंट्री हिंदू वाली बन जाती तो क्या दिक्कत थी। तो पॉइंट ये है कि इस देश में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, लड़ाइयाँ होती है, इसमें हिंदुइज्म तो है बेटा, सही बात है, बट हिंदुओं में भी आपको पता ना कास्ट वाइज चीजें बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल की डाइवर्सिटी है। और जब आप देश आजाद कर रहे हो उस टाइम पे आप ऑलरेडी एक चीज फेस कर चुके हो, दैट इज पार्टीशन, बंटवारा। और वो पार्टीशन में आप ऑलरेडी देख चुके हो कि यहाँ से अगर मान लो अब हम एक ऐसा देश बना लें अभी सोच के भी कि चलो हिंदुओं का देश बनाते हैं, तो इस टाइम पर पता नहीं ना जाने कितने और बंटवारे होने शुरू हो जाएंगे, दंगे होने शुरू हो जाएंगे, और एक देश जो हम अंग्रेजों से भी बच के हटे हैं वो खराब हो जाएगा। तो इसीलिए ना, इसीलिए फ्रीडम, हर धर्म को फ्रीडम दी है ना,
प्रोफेस मतलब एक धर्म में बिलीव रखना, प्रैक्टिस मतलब वही धर्म और ट्रेडिशन फॉलो कर सकते हो आप, प्रोपगेट मतलब हर रिलीजन को दूसरों के साथ शेयर करना, जो मैंने अभी आपको बताया वही चीज है ना, और चूज नॉट टू फॉलो एनी रिलीजन, है ना, मतलब वो या तो हर रिलीजन को शेयर करना, और ये नहीं कि कोई भी रिलीजन फॉलो करें तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना, ये चीज इसमें बताई गई। चले आगे चलते हैं। प्रोहिबिशन ऑफ रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, अगर आप धर्म के आधार पर भेदभाव कर रहे हो तो हमारा भारतीय संविधान इसके लिए मना करता है, ठीक है ना, हर किसी इंसान को उसके फेथ या जो भी उसके विश्वास है उसमें उसको बराबर ट्रीट किया जाएगा। स्टेट इंटरवेंशन इन रिलीजन, स्टेट बेटा कैपिटल एस वर्ड है, याद है मैंने समझाया था, स्मॉल एस हो तो देश के राज्य की बात हो रही है, कैपिटल एस हो इसका मतलब देश की सरकार की बात हो रही है, जो देश चला रहा है, ठीक है ना, वो स्टेट राज्य था। और कभी भी कैपिटल एस आता है तो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका था, कैपिटल एस मतलब हमारे देश को चलाने की सरकार, है ना। तो स्टेट जो है देश की सरकार, वो कभी भी धर्म में इंटरवीन नहीं करेगी। जितना सेक्युलर हमारा देश है ना, उससे कई ज्यादा सेक्युलर अमेरिका देश है, यूएसए। वहां पर पता है क्या सीन है, वहां पर ऐसा सीन है कि सरकार बिल्कुल इंटरवीन नहीं कर सकती। इंडिया में कर सकती है, पता है किस लिए? इक्वल ट्रीट करवाने के लिए, बराबर ट्रीट करो, भेदभाव मत करो, इस चीज के लिए इंडिया में ऐसा हो सकता है। इंडिया में कानून बने हैं, सरकार नहीं तो बनाए हैं, यानी कि सरकार प्रोवाइड करती है किसी के साथ भेदभाव ना हो, समझ रहे हो ना। तो स्टेट इंटरवीन करता है रिलीजियस मैटर में ताकि इक्वालिटी आए कम्युनिटी के अंदर, है ना, अनटचेबिलिटी जैसे बैन कर रखा है। तो इंडिया में तो बेटा सेक्युलर है, स्टेट नहीं करती, मतलब स्टेट प्रॉपरली वैसे किसी को पर्टिकुलरली ये नहीं कहेगी कि धर्म फॉलो करो हमारा ये वो, नहीं, लेकिन वो इंटरवीन कर सकती है सबको इक्वल ट्रीट कराने के लिए, बस इतना समझ लेना। इसीलिए हम सेक्युलर माने जाते हैं, है ना। बाकी अंडरस्टैंड करना सेक्युलरिज्म, तो देखो सेक्युलरिज्म सिर्फ एक आइडियोलॉजी नहीं है, एक सिर्फ सोच विचार नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज या लीडर का, ये भारतीय डेमोक्रेसी की नींव है। क्योंकि अगर ये नहीं एक सिर्फ विचार होती, ये सोच होती, तो ये कानून नहीं होता और लोग फिर इसे मानते भी या नहीं मानते। लेकिन क्योंकि ये भारतीय संविधान की डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी नींव है कि जो भी लोकतंत्र है उसमें सबसे पहला काम आपको ये ध्यान देना है, आपको सेक्युलरिज्म फॉलो करना है। अगर आपने देश और वहाँ पे धर्म को अलग नहीं माना, मतलब आप अपने धर्म में किसी में इंटरवीन करें तो प्रॉब्लम हो जाएगी, समझ लो। तो कम्युनलिज्म एक थ्रेट है, इज नॉट अ थ्रेट टू जस्ट अ फ्यू पीपल, इट थ्रेटन्स ऑफ द आइडिया ऑफ इंडिया इटसेल्फ। मतलब तो कम्युनलिज्म की अगर हम बात करें तो कम्युनलिज्म सिर्फ कुछ लोगों का नहीं है डर, ये पूरे इंडिया को खुद को एक बहुत बड़ा डर है कम्युनलिज्म, है ना। जैसे सबसे बेस्ट चीज अगर हम कम्युनलिज्म की बात करें तो कहां पर हुई थी? श्रीलंका में, सबसे बेस्ट, है ना। बाकी कम्बैट करना, कम्बैटिंग कम्युनलिज्म, एक सेक्युलर संविधान बहुत ज्यादा जरूरी है, बट नॉट इनफ टू फाइट कम्युनलिज्म। वी ऑल्सो नीड communal prejudice and propaganda to counter the communal prejudice and propaganda and to counter the religion based mobilization in politics। बोलता है सिर्फ भारत में अगर आप एक सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हो, एक ऐसा संविधान बना रहे हो जहां आप सबको धर्मनिरपेक्षता दे रहे हो, तो सिर्फ वो उतना ही नहीं है, आपको वहां की कम्युनल प्रीजुडिस को खत्म भी करना पड़ेगा। अब मैंने तो चलो मान लो कानून बना दिया, सरकार ने कानून बना दिया कि जी सेक्युलर स्टेट है, लेकिन क्या लोग सही में उसको एक्सेप्ट भी करेंगे? क्या लोग अपने मन से भेदभाव खत्म कर देंगे? क्या अभी भी कोई हिंदू मुस्लिम से आराम से ओपनली है कि हाँ जी मैं कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं कहेगा, समझ रहे हो। तो वही कम्युनल प्रीजुडिस है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं बेटा। अपना नेक्स्ट टॉपिक है कास्ट एंड पॉलिटिक्स। सो फार अभी तक हम पढ़ चुके हैं दो सोशल डिवीजन पॉलिटिक्स में, एक हम पढ़ चुके हैं मेल फीमेल का जेंडर वाला, और एक हम पढ़ चुके हैं रिलीजन वाला। और रिलीजन वाला ज्यादातर किस पे डिपेंड करता है? कम्युनलिज्म पे, कम्युनिटी, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को आगे बढ़ाना। क्योंकि बेटा ज्यादातर हम पॉलिटिक्स के अंदर बात कर रहे हैं इसकी, हम रियल लाइफ में नहीं बात कर रहे थे, ज्यादातर हम पॉलिटिक्स के अंदर ही बात कर रहे थे। अब बेटा जेंडर पढ़ चुके हैं, रिलीजन में देखो वही कि लार्जली नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है जब आप एक्सप्रेस करते हो कम्युनलिज्म को, है ना। वही जब आप कम्युनलिज्म की बात करोगे तो आप रिलीजन में देखोगे बहुत नेगेटिव प्रभाव पड़ते हैं, और जेंडर के बेसिस पे लार्जली पॉजिटिव इफेक्ट आप देख रहे हो, वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन, रिजर्वेशन और फेमिनिस्ट की जो मूवमेंट है, नारी शक्ति। अब हम चलते हैं बेटा, धर्म के आधार पर भेदभाव पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे जातियों के आधार पर भेदभाव। जाति के आधार पर देखो कास्ट सिस्टम ना सबसे ज्यादा स्पेशल है इंडिया में, क्योंकि इंडिया में एक ही धर्म के अंदर अलग अलग जातियां हैं, ऊंची जाति नीची जाति। सबसे बड़ा फर्क यही है। अंग्रेजों का ये कहना है कि हम तो कुछ नहीं करते थे इन लोगों के साथ, ये जो हमारे हैं इंडियन, हम नहीं मारते थे इन्हें, हम इतना नहीं करते थे, हम करते थे अत्याचार, पर जितना एक ऊंची जाति का बंदा एक नीची जाति के साथ भेदभाव करता था उतना हम नहीं करते थे। बहुत एक्सट्रीम होता था, बहुत एक्सट्रीम, समझ रहे हो, बहुत गलत। तो कास्ट बेसिस सिस्टम बहुत है। कहता है ये जेंडर और धर्म का नहीं है,
कास्ट डिवीजन तो भारत में ही यूनिक है। हर सोसाइटी के पास ना सोशल इनइक्वालिटी तो होती है, डिवीजन ऑफ लेबर। और पता है पॉइंट क्या है इसका, अगर हम बहुत ही ज्यादा पास्ट में जाए ना, बहुत ही पास्ट इतिहास, जो हमारे ऋग्वेद, सामवेद, ऐसे जो हमारे वेद बने हुए हैं, हिंदुओं की बात कर रहा हूँ मैं, जो वेद्स बने हुए हैं ये सब, उस सब में ना पर्टिकुलर अलग अलग लोगों को अलग अलग काम दिया गया कि कुछ कुछ लोग का काम है किसान खेती करना, कुछ क्या कहते हैं मटके बनाएंगे, कुछ पंडित ये सिर्फ इसकी पूजा करेंगे, कुछ सेना सैनिक बनेंगे, और फिर कुछ आते थे जिनका काम है खाना बनाना या फिर झाड़ू पोछा करना, ये वाला काम। अब सोसाइटी ने इस काम को बुरा समझ के इसको सबसे नीचा बना दिया। और जो इंसान ये काम करता हुआ है उसको एक पर्टिकुलर कास्ट बना दिया, उसका बच्चा ही पैदा होगा वो भी ये काम करेगा, उसका बच्चा वो भी, अब उसको कर दिया नीचा, ये गंदा है, उस डिफरेंस बना दिया। ये है नहीं, आप सब हम सब बराबर हैं, सब एक हैं। लेकिन जब वो चीजें शुरुआत से होती है ना, वो प्रॉब्लम देती है, समझ रहे हो। बहुत सारी सोसाइटी में ऑक्यूपेशंस इनहेरिटेड है ना, एक जनरेशन से दूसरी। वही देखो वही चीज कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मेरा लड़का भी वही काम करेगा, उसका लड़का भी वही काम करेगा, वो ये कुछ और काम नहीं कर सकता, समझ रहे हो। कास्ट एज हेरिडेटरी ऑक्यूपेशनल डिवीजन, जो कास्ट है ना उसको तो हेरिडेटरी बना दिया कि मैं और फिर मेरा बेटा फिर उसका बच्चा ऑक्यूपेशन ऐसे काम करेगा। इंडिया में कास्ट सिस्टम सबसे एक्सट्रीम फॉर्म का हेरिडेटरी ऑक्यूपेशनल डिवीजन है, जहां पर ये डिफरेंट बनाता है। हेरिडेटरी ऑक्यूपेशन वाज सैंक्शनड बाय रिचुअल्स। तो जो हेरिडेटरी ऑक्यूपेशन था, मतलब बच्चे का बच्चा जो काम करेगा, वो वाला जो काम था वो धर्म के हिसाब से रोक रखा था, रिचुअल्स के हिसाब, जैसे कोई पूजा पाठ हो रही है कुछ है, उसके हिसाब से सैंक्शंस लगा रखे थे कि नहीं तुम यहाँ नहीं आ सकते, तुम ये काम करते तुम वो नहीं कर सकते। मेंबर्स ऑफ द सेम कास्ट फॉर्म्ड अ सोशल कम्युनिटी। और फिर हुआ क्या, जब हर इंसान को भेदभाव लगने लगा तो हर बंदे ने अपनी खुद की एक जाति के आधार पर अपनी एक कम्युनिटी बना दी। प्रैक्टिस द सेम और सिमिलर ऑक्यूपेशन, और फिर सब लोग मिलके सेम काम करने लगे। मैरिड विद इन अ कास्ट, अपनी खुद की जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कोई बंदा झाड़ू पोछा मार रहा है सोसाइटी में, बराबर है। एक बंदा मान लो उसका पूजा पाठ काम करना है, और पूजा पाठ वाले का बेटा और झाड़ू वाले की बेटी मान लो शादी करना चाह रहे, तो पूजा पाठ वाला बोलेगा अरे इसका पापा झाड़ू लगाता है, मत कर काम, मत कर इसके साथ शादी, ये छी 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 गंदा हो जाएगा, नहीं। तो ये चीज, अब क्या हुआ, लड़ाई हो गई उनके आपस में बीच में, क्योंकि उन्होंने कर ली मान लो, फिर उसने अपने बेटे को मारा, ये वो दंगे हो गए। अब सिचुएशन क्या हो गई, वॉर लाइक सिचुएशन हो गई, आपस में दो जातियों के बीच में लड़ाई हो गई, उनको और गालियां दे दी गुस्से में गंदी गंदी कि तुम गंदा हो, ये वो ऐसा वैसा। अब फिर सब क्या हुआ, अपने आपस में करेंगे और वो आपस में करेंगे, जाति बनती गई धीरे धीरे, समझ रहे हो। और वो एक दूसरे के अलग अलग कास्ट के साथ बैठ के भी नहीं खाते थे। डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन मतलब हटाना, इंक्लूड करना हटाना है ना, इंक्लूड करना लगाना, एक्सक्लूड करना हटाना। बोलता है कास्ट सिस्टम को एक्सक्लूड करा हुआ है सर्टेन ग्रुप्स कॉल्ड आउटकास्ट, है ना। वही देखो कास्ट सिस्टम ना एक्सक्लूड करती है कुछ ग्रुप्स को, जिसे आउटकास्ट कहते हैं। आउटकास्ट जो है ना वो भेदभाव या ऑपरेशन फील करते हैं। आप ऑलरेडी छुआछूत के बारे में 9th क्लास में पढ़ चुके हो, वैसा ही से, ठीक है ना। और रिफॉर्मर का क्या काम था, जो कास्ट इनइक्वालिटी देखते थे। तो देखो रिफॉर्मर जो बराबर से चीजों को ठीक करना चाहते हैं, उन्हों का क्या लेना देना था कास्ट इनइक्वालिटीज पे। तो बहुत सारे लीडर थे जो सोशल रिफॉर्मर के लिए लड़े, जिन्होंने कास्ट इनइक्वालिटीज को अबोलिश करना चाहा, जिसमें ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी जिन्होंने छुआछूत दूर करने की कोशिश करी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने तो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहलाते हैं जो, या पेरियार रामास्वामी नाइकर जो एडवोकेट करते थे सोशल जस्टिस और कास्ट की इक्वालिटी लाने की कोशिश करते थे। मकसद सबका यही था कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को खत्म किया जाए, है ना। वही सेम चीज, जैसे आप लोग को महसूस हो रहा है कि हम लड़की हैं, हमारे साथ लड़कों से थोड़ा कम ट्रीट किया जाता है, ये वो सेम वैसे ही जो है कास्ट बेसिस पे भी लोगों को अलग अलग, उनको भी ये महसूस होता होगा कि हम लोअर कास्ट के लोग हैं, हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है, समझ रहे हो, हमारे को नीचा क्यों ट्रीट किया जा रहा है। तो वो ये पॉइंट है। देखो आज के टाइम पे रिजर्वेशन दे रखी है, आप में से जो भी लोग अपर कास्ट के होंगे उनको एक प्रॉब्लम होती है कि रिजर्वेशन क्यों दे रखी है, ये पैदा होते ही क्यों इनको रिजर्वेशन मिल रही है। तो देखो आपको आज इस टाइम पर प्रॉब्लम हो रही है कि रिजर्वेशन क्यों दे रखी है, लेकिन उन लोगों को जिनके साथ जब भेदभाव होता था, उन लोगों को जब पैदा होते होंगे तब उन्हें प्रॉब्लम होती होगी कि हमें अनइक्वल क्यों ट्रीट करा जा रहा है। तो वो क्या हो रहा है ना, वो जो चीज आज एक अपर कास्ट का बंदा महसूस कर रहा है कि मैं तो खुद भी गरीब हूँ फिर भी मुझे रिजर्वेशन नहीं मिली, मैं कहाँ पैसा, बल्कि SC ST मेरे से ज्यादा अमीर है, मैं तो और गरीब हूँ, मेरे साथ तो ज्यादा फीस भरने के पैसे नहीं है, वो फिर मुझे ये अधिकार मिलने चाहिए पर नहीं मिल रहे हैं मेरे को। वही सेम चीज बेटा उस टाइम पे वो लोग महसूस करते थे, ठीक है ना। जैसे अगर हम बात करें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अच्छा खासा इंसान, आदमी अमीर है, उसका पिताजी ने उन्हें बुलाया और वहाँ रेडी में बोल रहे हैं कि मुझे अपने घर तक छोड़ दो, लेकिन कोई छोड़ने के लिए तैयार नहीं।
बेटा जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कास्ट एंड सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। जो हमारा मॉडर्न इंडिया जैसे आधुनिक भारत है, जो आज के टाइम का इंडिया है, इसमें कास्ट और सोशल चेंज मतलब कास्ट वाले बदलाव और सोशल बदलाव क्या है या क्या नहीं है पढ़ते हैं। कहते हैं चेंज इन कास्ट सिस्टम, कास्ट का जो सिस्टम है उसमें क्या चेंज आया। कहता है ड्यू टू एफर्ट्स ऑफ रिफॉर्मर, रिफॉर्मर कौन हुए, जो जो चीज़ चलती आ रही है उसमें थोड़ा बदलाव लाना चाह रहे हैं वो लोग, और सोशियो इकोनॉमिक जो चेंज है, जो आपकी सोसाइटी में सोशली इकोनॉमिक चेंज है, ठीक है ना। सोशियो इकोनॉमिक चेंज जैसे सोसाइटी के अंदर पैसा कमाने के पर्सपेक्टिव से जो बदलाव आया है, कास्ट और जो कास्ट सिस्टम है वो बहुत ज्यादा बदली है इन दो बदलाव की वजह से। की फैक्टर क्या है जो ऐसे बदलाव हम देख रहे हैं आज के टाइम पे। तो कह रहा है एक तो ना आपकी इकोनॉमी डेवलपमेंट हो गया, इकोनॉमिक डेवलप, आपका देश जब विकास करेगा तो ये सारी चीजों पे ज्यादा सवाल जवाब नहीं होंगे। आपका जब देश विकास ही जब करेगा जब आप ये डिफरेंसेस को कम करोगे। तो एक ये, दूसरा अर्बनाइजेशन, शहरीकरण। आप देखो ना शहर में ज्यादातर लोग इतना भेदभाव नहीं करते जितना गांव में करते हैं। तो एक तो ना बड़े स्तर पर शहरीकरण हुआ, इसका एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा जो लिटरेसी और एजुकेशन है, जब कोई लोअर कास्ट का बंदा भी पढ़ेगा लिखेगा आगे बढ़ेगा तो वो अपने जैसे लोगों को और आगे बढ़ा सकता है। और जब ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़े लिखे होंगे तो हर इंसान को एक पढ़े लिखे की जरूरत पड़ सकती है। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी मतलब पीपल जो है ना अब वो अपने ट्रेडिशनल कास्ट ऑक्यूपेशन से आगे भी अलग अलग जॉब कर रहे हैं। पहले होता नहीं था कि जिस जात का हूँ वही काम करता हूँ, तो अब लोग क्या कर रहे हैं ना ऑक्यूपेशनल का मोबिलिटी ला रहे हैं। ये वाला काम जरूरी नहीं है ये एक पर्टिकुलर जात का करेगा, कोई भी कर सकता है। तो लोग अलग अलग काम में आगे फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं, समझ रहे हो। और जो लैंडलॉर्ड्स की पावर थी ना गांव में वो कमजोर होती जा रही है। रिजल्ट क्या आया कि जो पुराना हिरार्की नोशंस चला रखा वो ब्रेक डाउन हुआ। हिरार्की समझते हो, हिरार्की मतलब ये इस लेवल पे है, फिर इसके टॉप लेवल पे और कौन आएगा, इसके टॉप लेवल पे और कौन आएगा, ये टॉप लेवल पे। तो ये हिरार्की होते हैं ऊपर चढ़ते हुए कि ये ऊंची जात फिर इसके ऊपर ऊंची जात फिर इसके ऊपर। तो ये जो ओल्ड हिरार्की सिस्टम है ना ये धीरे धीरे ब्रेक डाउन हो गया, समझ रहे हो। एग्जाम्पल, शहर के इलाकों में इट यूजुअली डज नॉट मैटर हु वॉक्स नेक्स्ट टू अस और ईट्स नेक्स्ट टू द टेबल, है ना। आप क्या होता है जनरली नहीं केयर करते आपके बगल में कौन खा रहा है, आपके बगल में कौन बैठ रहा है। आप कभी बैठते हो क्या ऐसे सोच के कि मैं किसी अपने क्लास में मुस्लिम या नीची जात के इंसान का, आपको पता ही नहीं है। वो स्कॉलरशिप के टाइम पता चल जाता होगा कि हाँ जी ये बंदा एससी है ये बंदा एसटी है। और जब एससी एसटी भी होगा तो देखो मैं आपको बता रहा हूँ आपको नहीं पता ये एससी एसटी का मतलब। अगर आपके घर में डिफरेंस करा होगा तो आपके घर वालों ने बताया होगा कि बेटा इनको बहुत ज्यादा छूट मिलती है, आपको थोड़ी कम छूट मिलती है, और देखो इनको बहुत फायदा होता है, ये वो ऐसे वैसे। ठीक है बेटा, तो देखो एक कारण था क्या क्या कास्ट और सोशल बदलाव आए मॉडर्न इंडिया में। एक तो जो कास्ट सिस्टम है वो थोड़ा बदला। दूसरा जो संविधान की प्रोविजन है उसमें भी थोड़ा बहुत कास्ट सिस्टम से थोड़ी बहुत छूट मिली होगी। जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना उसने कहा कि आप जात के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, है ना। तो एक पॉलिसी बनाई जहां पे करेक्ट करा हिस्टोरिकल इनजस्टिस को कास्ट सिस्टम में। तो जो भी हिस्टोरिकल इनजस्टिस रहे हैं इतिहास में, जो भी भेदभाव किए गए हैं कास्ट के जात के आधार पर, उसको हटाने के लिए, वो आज ना हो वो भेदभाव, उसके लिए कास्ट सिस्टम लाया गया एक ना, जहाँ पे रिजर्वेशन दी गई। दूसरा कॉन्टिन्यूटी ऑफ कास्ट, बदलाव लाने के साथ साथ कास्ट डिसअपियर्ड भी नहीं हुई है। बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी अपनी खुद की ही कास्ट में और अपनी ट्राइब में शादी करते हैं, गैर जात में शादी नहीं करते। देखो बहुत सारे ना अभी भी अपनी, मतलब आपने बदलाव तो लाए हैं लेकिन अभी भी लोग अपनी जात में ही रहना पसंद करते हैं, है ना। मोस्ट पीपल अभी भी अपनी जात में, छुआछूत जो है ना वो कंप्लीटली एंड नहीं हुआ। हाँ भले ही वो बैन है, आप कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी लोग एंड। सेंचुरीज ऑफ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस कंटिन्यू टू अफेक्ट कम्युनिटी। वो देखो ना जो सेंचुरीज में मतलब शतकों तक अभी तक जो फायदे मिलते गए हैं, नुकसान मिलते गए हैं, वो लगातार मेरे भाइयों अभी तक भी जो है ना हमारी कम्युनिटी को आज तक प्रभावित कर रहे हैं। कास्ट एंड एजुकेशन की अगर हम बात करें तो बोलता है कम्युनिटीज जो हिस्टोरिकल एक्सेस मिला है एजुकेशन का, वो मॉडर्न एजुकेशन में बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से काम किया गया है। मतलब जो कम्युनिटीज थी जहाँ पे हिस्टोरिकल एक्सेस था ना एजुकेशन, मतलब लोगों को जो लोअर कास्ट है अपर कास्ट है उनको सबको बराबर ट्रीट किया गया, भाई सब पढ़ेंगे बराबर से, है ना। कम्युनिटीज ने डिनाई करा है एजुकेशन हिस्टोरिकली आर स्टिल लैगिंग बिहाइंड। तो देखो कहीं कहीं तो ये भी अभी प्रॉब्लम है कि एजुकेशन डिनाइड करी है और हिस्टोरिकली वो अभी भी लैग कर रही है बहुत सारी चीजें, यानी कि अभी भी ढंग से हो नहीं रही है वो सारी चीजें। रिजल्ट क्या है कि जो अपर कास्ट है ना वो ओवर रिप्रेजेंटेटेड है अर्बन मिडिल क्लास के अंदर ज्यादातर, यानी कि आपको ज्यादातर जो शहरों में मिडिल क्लास पाए जाएंगे वो अपर कास्ट के ही लोग ज्यादातर पाए जाएंगे आपको, ठीक है ना।
कास्ट और इकोनॉमिक स्टेटस की बात करें तो कहता है कास्ट इज स्टिल क्लोजली लिंक्ड टू इकोनॉमिक स्टेटस। तो देखो कास्ट ना अभी भी इकोनॉमिक स्टेटस तक ही बात की गई है, मतलब आपका इकोनॉमिक स्टेटस जब भी पता चलेगा जब आपकी कास्ट होगा। तो अगर आपका जो इकोनॉमिक स्टेटस है ना वो सिर्फ डिपेंड करेगा आपकी कास्ट, आप लोअर कास्ट के हो, बहुत अमीर हो, भाड़ में जाओ, नहीं फर्क पड़ रहा, क्योंकि आप हो तो लोअर कास्ट के ना। और जो हिस्टोरिकल अधिकार जिन्हें मिलके आया उनको ही बेटर जॉब मिलेगी, इनकम भी मिलेगी और सामाजिक अपॉर्चुनिटीज भी उनको मिलेगी। यानी कि कहने का मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि जो लोग ऐतिहासिक शुरू से ही प्रिविलेजेस मतलब विशेष अधिकार लेते आए हैं उन्हीं को अच्छी नौकरी मिलती है, उन्हीं को पैसा भी अच्छा मिलता है और समाज में अपॉर्चुनिटी भी उन्हीं को मिलती आती है, ठीक है ना। बाकी बेटा कास्ट का क्या सीन है पॉलिटिक्स में, ठीक है ना, यानी कि कास्टिज्म क्या होता है, कास्टिज्म, ठीक है ना, कास्टिज्म भी कह सकते हो। जैसे कि हमने कम्युनलिज्म की बात करी थी कि एक धर्म को प्रमोट किया जाता है, वैसे ही कास्टिज्म जो है वो बेस्ड होती है पर्टिकुलरली एक कास्ट के हिसाब से सोशल समाज को बनाना। मतलब जैसे हम कम्युनलिज्म पढ़ रहे हैं तो कम्युनलिज्म क्या होता है, एक धर्म के आधार पर आगे बढ़ाना। तो कास्टिज्म क्या होता है, एक जाति के आधार पर आगे बढ़ाना, जो ऊंची जाति है उनको आगे बढ़ाना, ठीक है ना। जो लोग सेम कास्ट के हैं वो नेचुरल सोशल कम्युनिटी के अंदर आ जाते हैं, ठीक है ना। जब मान लो एक ही जात के तो हमारी एक कम्युनिटी बन जाएगी इस तरीके से। दे हैव, जैसे मान लो जनरली आप यूट्यूबर रेगुलर पढ़ते हो कि यूट्यूबर कम्युनिटी, क्योंकि सारे यूट्यूबर हैं तो वो एक कम्युनिटी बन गई। तो वैसे ही दे हैव कॉमन इंटरेस्ट, इनका कॉमन इंटरेस्ट होता है ना, और ये डिफरेंट होते हैं दूसरी कास्ट से, इसीलिए तो ये कम्युनिटी बना लेते हैं अपने, ठीक है ना। रियलिटी चेक की बात करें, जैसे ही कम्युनलिज्म था दिस बिलीव इज नॉट फुल्ली ट्रू, जस्ट लाइक कम्युनलिज्म दिस बिलीव इज नॉट फुल्ली ट्रू। जो आप देखते हो ना कम्युनलिज्म की तरह ही ये जो विश्वास है वो पूरा सच नहीं है। कास्ट इज द ओनली एस्पेक्ट ऑफ अ पर्सन्स आइडेंटिटी एंड नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एवरी सिचुएशन। वो देखो ना, कास्ट ही सबसे इंपॉर्टेंट पर्सपेक्ट है एक इंसान के अस्तित्व का, और सबसे इंपॉर्टेंट एंड नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एवरी सिचुएशन। लेकिन हर सिचुएशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लोगों के जो इंटरेस्ट है और एक्सपीरियंस है वो उनके ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, इकोनॉमिक स्टेटस और रूरल अर्बन लोकेशन पे भी डिपेंड करते हैं। मतलब कास्ट जो है ना, हमें पता है हर पर्सन बहुत ज्यादा जनरली एक इंसान का अस्तित्व होना ही सबसे इंपॉर्टेंट उसकी कास्ट से पड़ता है, लेकिन हर सिचुएशन में ये इंपॉर्टेंट नहीं है। लोगों के जो इंटरेस्ट है या एक्सपीरियंस है वो उनके काम करना, ऑक्यूपेशन या उनकी एजुकेशन या इकोनॉमिक स्टेटस या अर्बन और रूरल लोकेशन से भी मैटर करता है। इसीलिए कास्ट जो है ना वो अकेले सोशल या पॉलिटिकल कम्युनिटी नहीं डिसाइड करती। अगर आप अच्छा ऑक्यूपेशन कर रहे हो, एजुकेशन है, इकोनॉमिक स्टेटस है या अर्बन रूरल लोकेशन कहाँ रह रहे हो, वो चीजें थोड़ी सी आपको समाज में डिसाइड करती है, समझ रहे हो, ठीक है ना। बस इतना ही है इसके अंदर, ठीक है ना। मतलब कास्ट अकेले ही सोशल या पॉलिटिकल कम्युनिटी नहीं डिसाइड करती, कास्ट आपकी ऑक्यूपेशन भी डिसाइड करती है, एजुकेशन भी, इकोनॉमिक स्टेटस भी, और कहाँ आप रह रहे हो, क्या रह रहे हो, वो सारी चीजें भी डिसाइड करती है, ठीक है ना। बाकी कास्ट अगर हम पॉलिटिक्स में लाएं तो किस तरीके का मोबिलाइजेशन या चेंज या कैसे चीजें एडजस्ट होती हैं, तो कहता है कास्ट से बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है बहुत तरीके। जैसे कैंडिडेट के सिलेक्शन की बात करें तो जो पॉलिटिकल पार्टी अगर वो कास्ट कंपोजिशन देखे वोटर्स का, जब नॉमिनेट करती है कैंडिडेट, मतलब मान लो ये इलाका है, इस इलाके से एक मंत्री खड़ा करना है और सारे इलाके में लोअर कास्ट के लोग रहते हैं और बंदा इकट्ठा कर दिया अपर कास्ट का, तो लोग छूटते समझ जाएंगे इसको वोट नहीं देना, ये ऊंची जात का है ना, ये हमारी बात नहीं सुनेगा, हमारे समझेगा नहीं। तो इसीलिए जितनी पॉलिटिकल पार्टी है ना वो कंपोजिशन कैसे देखती है, वोटर के हिसाब से अपना नॉमिनेट करती है बंदा, समझ रहे हो। उनका मकसद क्या है, ताकि सपोर्ट मिले अलग अलग कास्ट ग्रुप से, ताकि हम इलेक्शन जीते, ठीक है ना। वो एक कास्ट के तो दूसरा कास्ट का थोड़ा ना इकट्ठा कर देगी वो बंदा, है ना। When forming government, parties also ensure representative from various caste and tribes are included। मतलब जब सरकार भी बना रहे होते हैं तो ये भी ध्यान दिया जाता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं अलग अलग कास्ट के या ट्राइब्स के वो सब इंक्लूड किए जाए, इस बात का भी ध्यान रखा जाता है पॉलिटिक्स पार्टी के अंदर, ताकि हर जगह से वोट आए। कहते नहीं वोट बैंक ला रहा है, ये वो ला रहा है, ऐसे इस तरीके से। अपील टू कास्ट सेंटिमेंट, पार्टीज और कैंडिडेट कभी कभी अपील करते हैं कास्ट आइडेंटिटी को, जिससे वो वोट्स ले सकें कि देखो जी मैं तो आपका ही बच्चा हूँ, आपके साथ गली में पढ़ा लिखा हूँ, ये वो, आप तो हम जानते हो, हम आगे बढ़ेंगे मिलके, पार्टी से वोट आ रहा है, समझ रहे हो। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज तो एसोसिएटेड होती है पर्टिकुलर कास्ट से ही और अपनी प्रतिनिधि बनती है। इम्पैक्ट ऑफ यूनिवर्सल आइडेंट फ्रेंचाइज, एक इंसान एक वोट, आपको पता है, जिससे जो लीडर हैं वो अपना सपोर्ट करते हैं पूरे कास्ट को, है ना, कि अब 1 पर्सन 1 वोट से तो क्या है, हर जो भी जाता है उससे नहीं फर्क पड़ता, सबको
जो भी जात का है सबको एक ही वोट मिलेगा। इससे क्या हुआ, हिस्टोरिकली एक डिसएडवांटेज आया कास्ट के अंदर, है कि नहीं? क्योंकि अगर कोई कास्ट ऑलरेडी अपर कास्ट है उसके पास भी एक वोट, लोअर कास्ट के पास भी एक वोट, जिससे पॉलिटिकल अवेयरनेस और कॉन्फिडेंस आया है लोगों के अंदर, समझ रहे हो? बाकी मिसकंसेप्शन क्या है इलेक्शंस के अंदर कास्ट को लेकर? इट में सीम दैट इलेक्शंस ना सिर्फ कास्ट के लिए होते हैं, बट ये जरूरी नहीं है। मतलब हम लोग कहते हैं अरे ये तो सिर्फ जाति वाले इलेक्शंस हैं, ये तो नाम के हैं इलेक्शन, ये तो सिर्फ कास्ट बेसिस पे इलेक्शंस हो रहे हैं, कोई ये जाता है यही जाता है, कौन किसको वोट करेगा, लेकिन ये सही बात नहीं है। नो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैज अ मेजोरिटी ऑफ अ सिंगल कास्ट। कभी भी आपने कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज देखी हो, यानी कि कोई भी आपने देश में सरकार बनती हुई देखी हो, तो ऐसा नहीं होता कि वो एक ही कास्ट को लेकर आ रखी है। उसमें आपको पता है अलग अलग कास्ट के बंदे होते हैं, कोई इस जगह से इस कास्ट का बंदा ज्यादा है तो वहां वो जीतेगा, कोई इस जगह से इस कास्ट का बंदा है वहां जीतेगा। इवन जो बहुत सारी पार्टियां होती हैं वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों को इकट्ठा करती हैं, क्योंकि देखो पॉलिटिकली हर बंदा ना, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कोई भी हो, हर बंदा चाहेगा कि मुसलमान से भी वोट आए, हर बंदा चाहेगा कि अपर कास्ट से भी वोट आए, लोअर कास्ट से भी वोट आए, हर पार्टी चाहेगी। तो कहने का मतलब है हर बंदे ना उस हिसाब से नॉमिनेट करते हैं अलग अलग जगहों पे, जहां जहां से वो बंदे जिस जिस टाइप के देख रहे हो। इस इलाके में लोअर कास्ट के बंदे ज्यादा है तो यहाँ मंत्री भी लोअर कास्ट का इकट्ठा कर दो अपना, इस इलाके में अपर कास्ट के लोग ज्यादा है तो अपना बंदा अपर कास्ट का इकट्ठा कर दो। लेकिन जो बंदा एजुकेटेड है वो देखेगा कि ठीक है मैं लोअर कास्ट का हूँ, मेरे यहाँ से मेरे यहाँ से मंत्री जो है लोअर कास्ट का इकट्ठा करा गया, दैट इज ओके। लेकिन बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जिस पार्टी का ये इकट्ठा करा गया वो लोअर कास्ट को सपोर्ट नहीं करती तो वो उसको वोट नहीं देगा, वो चाहेगा कि मैं भले ही मेरी लोअर कास्ट का पर मैं इसको हटा दूं। समझ रहे हो? मतलब एक तरफ दोनों लोअर कास्ट के बंदे हैं, एक लोअर कास्ट की जो पार्टी है वो अपर कास्ट के सपोर्ट में रहती है ज्यादातर, और एक लोअर कास्ट के सपोर्ट में रहती है। तो वो बंदा किस लोअर कास्ट वाले बंदे को सपोर्ट करेगा? दूसरे वाले को, जिसकी पार्टी लोअर कास्ट में ज्यादा हो। जैसे नॉट ऑल वोटर्स ऑफ अ कास्ट वोट फॉर सेम पार्टी ना, देखो हर वोटर जो होते हैं ना एक पर्टिकुलर कास्ट के, वो जरूर थोड़ा ना सेम पार्टी को वोट देते हैं। एक वोट बैंक यूजुअली जरूरी होता है, मोस्ट नॉट ऑल द कास्ट सपोर्ट वन पार्टी। हाँ तो वही ना, जरूरी नहीं होता कि जितनी भी जात है वो एक ही पार्टी को सपोर्ट करे, अलग अलग जात अलग अलग पार्टियों को सपोर्ट करती है, जिसलिए हम ये देखते हैं जितने भी वोटर हैं वो एक सेम पार्टी को नहीं सपोर्ट करते, अलग अलग बंदे अलग अलग पार्टियों को सपोर्ट करते हैं। बहुत सारे वोटर्स तो होते हैं जहां पर उनका कैंडिडेट ही नहीं होता उनकी कास्ट से, जहाँ कहते हैं कि मेरी जो जात है वो तो बंदा ही नहीं खड़ा हो रखा, मैं तो लोअर कास्ट हूँ, दोनों तरफ अपर कास्ट के हैं, तो मोर देन वन कैंडिडेट फ्रॉम द सेम। और कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों ही लोअर कास्ट के, किसी को भी दे दो दोनों अपने ही बंदे हैं, ऐसा भी सीन हो जाता है। रूलिंग पार्टी एंड सिटिंग एमपीज या एमएलए ऑफन लूज इलेक्शंस। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जो ऑलरेडी रूल कर रहे हैं वो हार जाए इलेक्शन, जो ये दिखाता है कि कास्ट अकेले ये नहीं डिसाइड करती आउटकम। मतलब ये चीज आपसे सवाल आए कि क्या कास्ट अकेले डिसाइड करती है इलेक्शंस, तो आप बोलोगे नहीं। क्यों नहीं? ये सारे रीजन आप इसमें लिख सकते हो। क्या ना, क्या देखो जो एमपी और एमएलए अभी आपने चुना हुआ है ऑलरेडी, वो आपकी कास्ट का हो सकता है वो हार जाए। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं इलेक्शंस के अंदर। बाकी कुछ और फैक्टर इलेक्शन में, एक तो पार्टी की लॉयल्टी। वोटर जो है ना वो कभी कभी एक पार्टी को प्रेफर करते हैं मोर देन देयर कास्ट। लोग कभी कभी बोलते हैं भाड़ में जाए, मेरी कास्ट का है ठीक है लेकिन मेरे को तो ये वाली पार्टी पसंद है। इकोनॉमिक डिफरेंस, अमीर और गरीब जो होते हैं ना वो सेम कास्ट के होते हैं, वो अलग अलग वोट करते हैं। मान लो कोई अमीर है सेम जात का और कोई गरीब है सेम जात का, तो कोई गरीब है सेम जात का वो ऐसे बंदे को सपोर्ट करेगा जो उस गरीब की सुने, और जो अमीर है वो उसकी सुनेगा जो देश में विकास लाने की बात करे। क्योंकि गरीब लीडर गरीब जात का जो सपोर्ट करेगा, गरीब वैसे लीडर को जो गरीबों की बात सुनेगा, जो कहेगा कि मैं महिलाओं को 2500 रुपये दूंगा, मैं इस देश में बस की सीटें फ्री कर दूंगा, ये सब कर दूंगा। इंसान क्या सोचेगा, बेसिक सर्विस मिल रही है, इस पे ध्यान देते हैं, मेरे लिए भी ये ज्यादा जरूरी है। लेकिन एक ऐसा इंसान जिसके पास गाड़ी है, उसको क्या लगेगा, वो कहेगा कि भाई मेरे लिए रोड अच्छे कर दो, है ना, तो वो इस पे ध्यान देगा। तो वो चाहेगा कि ऐसा लीडर चुने, सेम जात के हैं दोनों, लेकिन वो चाहेगा कि ऐसा लीडर चुनो जो मेरे लिए ध्यान दे। समझ रहे हो? जेंडर डिफरेंस, मैन एंड वुमेन का भी सेम फर्क पड़ जाता है, दोनों अलग अलग वोट करते हैं, है ना, आदमी औरत में भी फर्क आ जाता है। गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस पे भी डिपेंड करता है। लोग असेस करते हैं कि जो लीडर और गवर्नमेंट है वो कैसा काम कर रही है, तो लोग डिसाइड करते हैं कि इलेक्शन में किस किस को कैसा कैसा वोट देंगे और कैसा कैसा रिजल्ट आएगा। बाकी अगर हम पॉलिटिक्स को लाएं कास्ट के अंदर, तो दो रिलेशन होते हैं, दो तरीके के रिलेशन। सो फार अब तक हम देख चुके हैं कि कैसे जात प्रभाव करती है पॉलिटिक्स को, और हमने देखा कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं करती है कास्ट पॉलिटिक्स को। ये नहीं, एक पर्टिकुलर एरिया में थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, पर पूरे पॉलिटिकल सिस्टम में एक पर्टिकुलर कास्ट कोई अफेक्ट नहीं डाल सकती। कहता है लेकिन जो पॉलिटिक्स है ना वो अफेक्ट करती है कास्ट सिस्टम को,
और कास्ट की आइडेंटिटीज को। देखो हमें ये पता चल गया कि कास्ट पॉलिटिक्स को ज्यादा अफेक्ट नहीं करती, लेकिन कह रहा है कि पॉलिटिक्स कास्ट को अफेक्ट करती है, और पॉलिटिक्स जो है ना कास्ट की आइडेंटिटीज को अफेक्ट करती है। दूसरे शब्दों में कि ये पॉलिटिक्स नहीं है जो कास्ट बनती है, इट इज द कास्ट दैट बिकम्स पॉलिटिसाइज्ड, ठीक है ना। मतलब कि पॉलिटिक्स जो है ना वो कास्ट बेसिस पे नहीं बनती, कास्ट पॉलिटिक्स नहीं बना रही, पॉलिटिक्स कास्ट बनाती है। ऊंची जात कर देना, नीची जात कर देना, समझ रहे हो, उल्टा है। ये दो वर्ड ध्यान रखना, कोई क्वेश्चन आ जाए कोई उल्टा पुल्टा इससे ना। बाकी कैसे पॉलिटिसाइज्ड होता है, ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन जो अगर हम पढ़े, एक्सपेंशन ऑफ कास्ट ग्रुप, देखो भाई, ईच कास्ट ट्राई टू बिकम बिगर बाय इंक्लूडिंग नेबर कास्ट और सब कास्ट दैट प्रीवियसली एक्सक्लूडेड। मतलब कैसे एक कास्ट को आप पॉलिटिसाइज्ड कर सकते हो, क्या करो, अपने ही कास्ट ग्रुप को बढ़ा दो। कैसे? हर कास्ट ट्राई करे बड़ा बनने के लिए, क्या करे, इंक्लूड करे नेबर कास्ट या कोई सब कास्ट हो जो के, या फिर कोलेशन करना, नेगोशिएशन करना। कोलेशन मतलब गठबंधन मिलके इकट्ठा हो जाना, या बातचीत कर लेना आपस में। नेगोशिएशन करना मतलब होता है ना सेटलमेंट कर लेना। कास्ट ग्रुप जो होते हैं ना वो कभी कभी गठबंधन बना लेते हैं दूसरी कास्ट के साथ या कम्युनिटी के साथ, जहां से वो एक डायलॉग या नेगोशिएशन ले आते हैं, या फिर कभी कभी नया कास्ट का ग्रुप बना देते हैं। पॉलिटिकल ने ना क्रिएट करा एक नई कैटेगरी, बैकवर्ड कास्ट या फॉरवर्ड कास्ट, ऐसे ऐसे अलग अलग सिस्टम भी बना रखे हैं, समझ रहे हो। कहने का मतलब है कि पॉलिटिक्स हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिक्स कास्ट के अंदर, तो एक तो दो तरीका है। क्या पढ़ा हमने पढ़ा कि कास्ट अफेक्ट नहीं करती है पॉलिटिक्स को, पॉलिटिक्स अफेक्ट करती है कास्ट को, जिसमें कैसे कास्ट को लोग पॉलिटिसाइज करते हैं। कास्ट को ऐसे पॉलिटिसाइज करते हैं कि जैसे मान लो एक कास्ट ग्रुप बन गया, वो मान लो जीत गया कुछ भी है, तो वो अपने आप को और बड़ा बना रहा है, अपने अंदर और अलग अलग सब कास्ट को मिलाता है, अरे तुम हमारे जैसे ही तो हो, ये वो ऐसे करके गठबंधन अलग अलग कास्ट को मिला लिया आपस में। तो ये क्या हो रहा है, ये पॉलिटिसाइज मतलब पॉलिटिक्स कास्ट बना रही है। पॉलिटिक्स बन गई, अब वो सरकार कास्ट बना रही है, ऐसा समझ लो, ठीक है ना। या फिर नए नए कास्ट के ग्रुप बना देना, समझ रहे हो, ऐसा करना कि हाँ तुम हमारे लोग हो, इस तरीके से। पॉजिटिव रोल क्या रहा है कास्ट का पॉलिटिक्स के अंदर, देखो कुछ ऐसी कम्युनिटी है जो डिसएडवांटेज है, जैसे दलित या ओबीसी, ओबीसी मतलब अदर बैकवर्ड क्लास, उनको स्पेस मिला है टू डिमांड पावर एंड राइट्स, ठीक है ना। तो देखो जो पॉजिटिव क्या प्रभाव पड़ा है कास्ट का पॉलिटिक्स में, मतलब जो जैसे ही पॉलिटिक्स को आप कास्ट बना रहे हो, मतलब पॉलिटिक्स में आप कास्ट ला रहे हो, तो उससे क्या प्रभाव पड़ा है। तो जो ऐसी जातियां थी, दलित और ओबीसी थी, उनको थोड़ा बहुत अपने अधिकार रखने का मौका मिला है, यानी कि हम पॉलिटिक्स लाकर कास्ट को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है ना। कास्ट पॉलिटिक्स ने मदद करी है उन्हें एक अच्छा डिसीजन लेने में, एक ये उन्हें मौका देना कि वो डिसीजन ले सकें, या फिर उनको जमीन या रिसोर्स की अपॉर्चुनिटी दिया, या फिर उनको सोशली रिकॉग्नाइज करा, एक डिग्निटी दी कि हाँ जी आपको समाज में जाना जाएगा, आप हमको सपोर्ट करो, समझ रहे हो, इस तरीके से मतलब कास्टिसिज्म बना लिया। लेकिन पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन दोनों ने ही इस भेदभाव के लिए लड़ाई करी है, तो जरूरी नहीं है सिर्फ पॉलिटिक्स में ही लड़ाई है, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो पॉलिटिक्स में भी नहीं है वो भी। लेकिन बुरे प्रभाव क्या पड़े हैं जब हम पॉलिटिक्स के अंदर कास्ट बनाने लग गए, तो बोलता है एक्सक्लूसिव फोकस ऑन कास्ट कैन बी हार्मफुल इन अ डेमोक्रेसी। अगर आप मान लो एक पॉलिटिक पार्टी बन चुके, पॉलिटिकल पार्टी, और आप सिर्फ कास्ट पे सपोर्ट ध्यान दे रहे हो, तो ये आपके लोकतंत्र के लिए नुकसान दे सकता है। प्रॉब्लम्स क्या क्या होगी, आपकी अटेंशन आप डाइवर्ट करोगे, जैसे गरीबी, डेवलपमेंट, करप्शन बढ़ेगा इन चीजों में, ठीक है ना। या फिर टेंशन, कंफ्लिक्ट आएगी कभी कभी तो अलग अलग ग्रुप्स में, जो ऐसी, अब मान लो आप पॉलिटिक्स के अंदर कास्टिसिज्म कर रहे हो, कास्ट को सपोर्ट कर रहे हो, और कोई ऐसी कास्ट या ऐसा धर्म जिसको आप सपोर्ट ना कर रहे हो, कंफ्लिक्ट हो सकते हैं, दंगे इकट्ठे हो सकते हैं, समझ रहे हो। तो कास्ट इनइक्वालिटी आज के टाइम पे क्या है, इसकी अगर हम बात करें, कहता है कास्ट एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, कहता है कास्ट रिमेन्स एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। मतलब कास्ट जो है ना वो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है आज के टाइम पे जो समाज में इनइक्वालिटी होती है, क्योंकि मेरे भाइयों इससे ना आपका अफेक्ट होता है एक्सेस टू रिसोर्स। एग्जांपल फ्रॉम हिस्ट्री, छुआछूत जो होता था उसमें कास्ट को क्या होता था, मालिक जमीन खरीदने का अधिकार नहीं होता था, या ओनली ट्वाइस बोर्न कास्ट हैज एक्सेस टू एजुकेशन। जो ट्वाइस बोर्न कास्ट है, ये ट्वाइस बोर्न कास्ट का मतलब क्या होता है, इसे कहा जाता है द्विज, ठीक है ना, इसे कहा जाता है द्विज, ट्वाइस बोर्न कास्ट। और द्विज का मतलब होता है दो बार जन्म होना। जैसे हर इंसान का पहला जन्म तो माँ के गर्भ से होता है, ठीक है ना, लेकिन दूसरा जन्म जब माना जाता है जब उपनयन संस्कार यानी कि जनेऊ पहनने की रस्म, जनेऊ पहनने की रस्म होता है। इस समय व्यक्ति को
वेद पढ़ने और धार्मिक शिक्षा लेने का अधिकार मिलता है, ठीक है ना। इसीलिए इसे आध्यात्मिक जन्म या ज्ञान का जन्म भी कहा जाता है। तो ट्वाइस बॉर्न मतलब एक बार उसको ज्ञान का जन्म दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि दोबारा जन्म हो गया इस इंसान का। तो उस इंसान को एक्सेस था, मतलब छुआछूत को जमीन नहीं खरीद सकते थे, और जो सिर्फ ट्वाइस बोर्न कास्ट थे ना, मतलब 2 बार जन्म ले लिए, एक बार ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब जन्म हुआ और एक बार तो पैदा हुए तब, उन्हीं को सिर्फ एजुकेशन लेने का अधिकार था, ठीक है ना। इसका मतलब जो हम देख रहे हैं एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स है क्या, कि आज के टाइम पे भी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी होती है जिससे रिसोर्स पे इफेक्ट पड़ता है। ऑल्दो लीगल डिस्क्रिमिनेशन इज बैन, देखो लीगली अगर आप किसी के साथ भेदभाव कर रहे हो तो बैन है, लेकिन जो सदियों का प्रभाव पड़ते आया है, फायदा या नुकसान, वो तो चलता ही आएगा ना। इसीलिए जो नए तरीके की इनइक्वालिटी है वो भी मॉडर्न टाइम्स में और डेवलप हुई है। देखो कहीं ना ये आज तक ना खत्म हुई है और आगे जाके भी बहुत टाइम लगेगा ये चीज खत्म होने में प्रॉपरली, ये चीज तो चलती भी आएगी। तो और पता क्या कह रहा है, जैसे जैसे जमाना बदला है ना, तो नए नए तरीके का भेदभाव होना शुरू हो गया लोगों के बीच में, समझ रहे हो। कुछ टाइम में क्या बदलाव आया है, हर कास्ट का बंदा अमीर और गरीब, है ना, एवरी कास्ट कैन हैव अमीर और गरीब, है ना। पास्ट में हमने देखा है कि रेयर था लोएस्ट कास्ट का बंदा जो अमीर होता था, लेकिन बदलाव में हम देख रहे हैं कास्ट अभी भी स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करती है इकोनॉमिक स्टेटस। मतलब हम देख रहे हैं कि पहले के टाइम पे अमीर लोग कम हुआ करते थे, छोटी जात के, आज के टाइम पे छोटी जात के थोड़े ज्यादा है, लेकिन उसका भी कोई फर्क नहीं है, क्योंकि फर्क तो क्या पड़ता है इकोनॉमिक स्टेटस पे, कि आपकी स्टेटस की ऊंची जात की या नीची जात, भले आपके पास कितना ही पैसा हो। एविडेंस क्या निकला है, नेशनल सर्वे सैंपल सर्वे से, तो सर्वे क्या निकला है, इकोनॉमिक स्टेटस हिरार्की, वो जो हिरार्की मैंने आपको समझाई थी ऊपर ऊपर मानना, वो अभी भी ओल्ड कास्ट हिरार्की अभी भी चलती है गांव में या कहीं पे भी। अपर कास्ट को सबसे बेस्ट माना जाता है और ओबीसी लगभग इनके बीच में आते हैं, और सबसे बुरा कास्ट माना जाता है एससी या एसटी ना, दलित आदिवासी, एसटी आदिवासी ट्राइबल लोग। एक्सट्रीम पॉवर्टी क्या है, देखो ज्यादातर प्रोपोर्शन ना लोअर कास्ट का ही गरीब है, और लोअर प्रोपोर्शन कम पोर्शन है जो अमीर अपर कास्ट के लोग गरीब है, उनका पोर्शन कम है, और बैकवर्ड क्लास इन सब के बीच में है। अगर हम रिच की पॉपुलेशन देखेंगे तो अपर कास्ट जो है ना, कहता है आर ओवर रिप्रेजेंटेटेड अमंग रिच, अमीरों में ज्यादातर अपर कास्ट है और अमीरों में कम लोग हैं लोअर कास्ट, ठीक है ना। और बस लगभग ये चैप्टर कंप्लीट हो गया।